अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गया है? यस ओके। यस मैम। अच्छा, तो हम लोग डिपार्टमेंट अकाउंट कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने एक या कुछ मुझे लगता है एक बचा हुआ सम से जो मैंने नहीं करवाया, शायद होमवर्क दिया था, इलास्ट्रेशन 18, मुझे लगता है इलास्ट्रेशन 19, मुझे जितना याद है। और क्या बाकी था इस पीडीएफ में, तुम लोग को याद है? 19 नहीं करवाया मैंने, ये मुझे याद है। मैम, और इसमें आप सारा करवा दिए थे। सिर्फ 19 छोड़ के? 19 छोड़ के, वो 19 है मेरे कॉपी में मगर। अच्छा ठीक है, तो एक बार 19th करवा देते हैं, अगर किसी को भी टैली करना है कर लो, और उसके बाद हम लोग नया चीज स्टार्ट करेंगे, दैट इज ब्रांच। ठीक है, एक बार हम करवा देते, वैसे ये आसान है, एक बार डिस्कस कर देते हैं। जस्ट इलास्ट्रेशन 19 एक बार डिस्कस करके फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इलास्ट्रेशन 19 इजी ही है, ठीक है, ये वाला उतना कुछ टफ नहीं है। एक बार देख लो क्या बोला है इसमें। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिंदास लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st of March इज एज अंडर। तो एक कंपनी है बिंदास लिमिटेड, उनका ट्रेडिंग एंड पीएल प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। परचेज ट्रांजिस्टर टेप रिकॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है, तो ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर डिपार्ट, और एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है ABC, यानी डिपार्टमेंट ए शायद ट्रांजिस्टर बेचती है, मतलब ये लोग खरीदते हैं और फिर बेचते हैं। डिपार्टमेंट बी टेप रिकॉर्डर, स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर्स जॉब वो है डिपार्टमेंट सी, ये प्रोवाइड करता है। तो उसके बाद सैलरी एंड वेजेस ये पीएल में जाएगा, रेंट पीएल में जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस पीएल में जाएगा, ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ये मतलब कंबाइंड दिया हुआ है हम लोग को बेसिकली। सेल्स में ट्रांजिस्टर का सेल, टेप रिकॉर्डर और सर्विस एंड रिपेयर्स जॉब्स, यानी ये ABC तीनों डिपार्टमेंट का सेल दिया हुआ है, तीनों का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, बिकॉज ये 31st of March है। ट्रांजिस्टर, टेप रिकॉर्डर, स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर्स। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ द 3 डिपार्टमेंट ABC मेंशन्ड अबव आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग। तो मैक्सिमम चीज तो सेपरेटली दिया हुआ ही है, जैसे कि अलग हमें करना है सैलरी, वेजेस, रेंट, सन्ड्री एक्सपेंस, ये सारा खर्चा अपोर्शन करना है, और उसके लिए क्या फॉलो करना है नीचे दे दिया है। हम लोग इस तरह से फॉलो करके करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल। अच्छा, A, B और C मैक्सिमम में हमें अलग अलग दिया हुआ है, बस लिखना है। तो टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसमें तो नहीं लिखेंगे। परचेज में क्या क्या हो जाएगा? परचेज में यहाँ पर देखो दिया हुआ है, परचेज में हो जाएगा 1,60,000, 1,25,000 और 80। अच्छा, उसके बाद 1,60,000, 1,25,000 और 80। अच्छा 80 ये डिपार्टमेंट सी में, लेकिन ये स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर्स, तो सर्विस तो कोई परचेज नहीं कर सकता है, तो ये परचेज के अंडर में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड करता है। तो 2 स्पेयर्स लिख देते हैं, 2 स्पेयर्स, इसीलिए इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 80,000। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं लिखेंगे बिकॉज ये वाला जो डेटा है ये थोड़ी ना परचेज करने वाला डेटा है। स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर्स जॉब, अगर कोई स्पेयर पार्ट सर्विस या फिर रिपेयर करवाना चाहता है तो डिपार्टमेंट सी के थ्रू होता है। सैलरी एंड वेजेस ये पीएल में जाएगा, रेंट जो है ये भी पीएल में जाएगा। ठीक है, तो ये पीएल में हम लोग लिख देंगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं और सेल्स लिख देते हैं, तो बाई सेल्स। सेल्स में क्या क्या है? 1,75,000, 1,40,000, 1,75,000 और 1,40,000। अच्छा, और ये सर्विस सेल करता है, ये गुड सेल हो गया, सर्विस। ठीक है, सर्विस सेल जो हो रहा है वो कितना है? 35,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक है 60,100, 20,300, 60,100, 20,300 और
स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर जब 44,600, तो यहाँ लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्पेयर, ये हो जाएगा 44,600। बस अब हम लोग को यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा जीपी, ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट। जीपी कैलकुलेट करके फिर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो 1,75,000 प्लस 60,100, 2,35,100, 2,35,100 minus 1,60,000, 75,100। अच्छा, 1,40,000 plus 20,300, 1,60,300, 1,60,300, 2,35,100, 2,35,100 minus 1,25,000, तो ये हो गया 35,300, और ये वाला है 35,000 प्लस 44,600, तो ये 79। अच्छा, इधर आ रहा है ग्रॉस लॉस बाई ग्रॉस लॉस। अच्छा, ये 80,000 है, ये 80,000, और यहाँ पर आया 79,600, तो 400 ग्रॉस लॉस डिपार्टमेंट सी में। अब इसे ब्रॉट डाउन करेंगे पीएल के लिए बाई ग्रॉस प्रॉफिट ए, बी और सी, और इधर हो जाएगा 2 ग्रॉस लॉस ए, बी और सी। तो लॉस तो सी में है 400, और प्रॉफिट जो है 75,100, 35,300, 75,100, 35,300। अच्छा, अब टू सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस कैसे देना है, देखो दिया हुआ है सैलरी एंड वेजेस कंप्राइज एज फॉलो, शोरूम 3/4, वर्कशॉप 1/4। अच्छा, शोरूम वाला क्या कंसेप्ट है आगे लिखा हुआ है। ट्रांजिस्टर एंड टेप रिकॉर्डर आर सोल्ड एट द शोरूम, शोरूम में ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर सेल होता है। सर्विस एंड रिपेयर्स आर कैरिड आउट एट द वर्कशॉप, मतलब सी डिपार्टमेंट यानी वर्कशॉप, तो वर्कशॉप में 1/4 देना है और शोरूम में 3/4 देना है। तो 10,800 का 3/4 एंड 1/4, तो 10,800 का हमें 3/4 और 1/4 करना है। तो टू सैलरी एंड वेजेस, तो यहाँ पर वर्किंग नोट करके दिखा देते हैं। सैलरी एंड वेजेस टोटल है 10,000, सैलरी एंड वेजेस टोटल है 48,000, 48,000। इसमें से डिस्ट्रीब्यूट करना है 3/4 और 1/4 बेसिस पे, यही कहा गया है 3/4 और 1/4, 3/4 फॉर शोरूम और ये वर्कशॉप। तो 48,000 डिवाइडेड बाई 4, 12,000, तो ये 36,000 हो जाएगा, 36,000 हो गया। अच्छा, अब इसका मतलब वर्कशॉप यानी सी डिपार्टमेंट और शोरूम यानी ए प्लस बी दोनों, एक ट्रांजिस्टर और एक टेप रिकॉर्डर के लिए, इट वाज डिसाइडेड टू एलोकेट द शोरूम सैलरी एंड वेजेस इन द रेशियो 1:2 इन ए एंड बी। तो ये जो है ये ए और बी दोनों में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और ये किस तरह से करना है ये भी कह दिया है 1:2। तो 36,000 डिवाइडेड बाई 3, यानी ए डिपार्टमेंट में 12,000, तो बी में कितना हो जाएगा, -36 कर दो, 24,000। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा 12, 24 एंड 12, तो 12,000, 24,000 और 12,000, ये हो गया सैलरी एंड वेजेस। उसके बाद है देखो रेंट और सन्ड्री एक्सपेंस, तो टू रेंट टू सन्ड्री एक्सपेंस। अब रेंट का कैसे बताया देखते हैं। रेंट का टोटल है 10,800, वर्कशॉप रेंट 500 पर मंथ, ये बता दिया है। शोरूम रेंट इज इक्वली डिवाइडेड करना है, तो ठीक है। वर्कशॉप का रेंट जो है वो 500 पर मंथ है, क्योंकि हम लोग 12 मंथ्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वर्कशॉप का कितना हो जाएगा 500 इंटू 12, तो यहाँ पर रेंट का दिखा देते हैं। रेंट का हो जाएगा वर्कशॉप यानी
सी डिपार्टमेंट का 500 इंटू 12 यानी 6000, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर रेंट 6000, और बाकी जो बचेगा वो इक्वली दोनों में जाएगा। तो बाकी कितना बच रहा है 10,800, तो रिमेनिंग 10,800 माइनस 6,000, तो 10,800 माइनस 6,000, बाकी बच रहा है 4,800। इसे डिवाइड करना है इक्वली ए और बी में, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 2,400 और 2,400, तो 2,400 एंड 2,400, और लास्ट जो है सन्ड्री एक्सपेंस 11,000। अब इसे कैसे एलोकेट करना है, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्नओवर ऑफ द ईच डिपार्टमेंट, और टर्नओवर मतलब सेल होता है, ठीक है, टर्नओवर मतलब सेल होता है। तो कितना हो जाएगा, सेल कितना है यहाँ पर मिलेगा, सेल है 1,75,000, 1,40,000 और ये वाला 35,000। तो रेशियो हमें कैलकुलेट करके फिर सन्ड्री एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। तो रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर रेशियो 1,75,000 is to 1,40,000 is to 35। तो 175, 140 और 35, और इसको 5 से अगर डिवाइड करेंगे ये 7 हो जाएगा। 140 डिवाइडेड बाई 5 ये 28 हो गया, 175 डिवाइडेड बाई 5 तो ये 35 हो गया। 7 से फिर से जाएगा, 7 5 से 35, 7 4 जा 28, 7 1, तो 5:4:1 इस रेशियो में डिवाइड करना है सन्ड्री एक्सपेंस को। तो सन्ड्री एक्सपेंस कितना है 11,000, तो 11,000 को डिवाइड करना है ए बी और सी में। तो 11,000 डिवाइडेड बाई 4 + 1 5 5 10 हो गया, तो 1100 इंटू 5 तो 5,500, 4,400 और 1,100। अच्छा, तो यहाँ पर लिख देते हैं सन्ड्री एक्सपेंस में 5,500, 4,400 और 1,100। बस अब कैलकुलेट करने से नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा, देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। 12,000 प्लस 2,400 प्लस 5,500, तो 19,900 माइनस 75,100, तो ये आ रहा है 55,200 टू नेट प्रॉफिट। 75,100, 75,100, 35,300, 35,300 माइनस 24,000 माइनस 2,400 माइनस 4,400, तो ये हो रहा है 4,500, 35,300। अच्छा, ये तो लॉस था, देखते हैं इधर ही आ रहा है, इधर तो कोई बैलेंस है नहीं, तो बाई नेट लॉस 400, 12,000, 6,000, 1,100, 19,500, नेट लॉस आएगा 19,500, 19,500। बस एक ये हमारा क्वेश्चन बाकी था, तो ये भी एक बार मैंने बता दिया किस तरह से करना है। तो डिपार्टमेंट हम लोगों का जितना भी क्वेश्चन हम लोगों ने दिया था वो कर लिया, ठीक है। आज हम लोग दूसरा वाला चीज स्टार्ट करें, दैट इज ब्रांच, ठीक है। आज हम लोग ब्रांच स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो ब्रांच क्या होता है, देखो पहले ब्रांच का कंसेप्ट हम लोग पता करते हैं कि ब्रांच क्या होता है। तो हेडिंग करते हैं ब्रांच।
सबसे पहला बात है कि जब बिजनेस किसी का ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो अपना क्या करेगा, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दूसरे जगह पे भी अपना जो है ब्रांच ओपन कर सकता है। मतलब दूसरे जगह पे भी एक अपना बिजनेस का पोर्शन को ओपन कर सकता है। तो जो पहले ओपन किया जाता है जिस जगह पे, उसे हेड ऑफिस कहा जाएगा। जो फर्स्ट ओपन हुआ है उसे हेड ऑफिस कहा जाएगा। उसके बाद जो हम लोग हेड ऑफिस जो बन जाता है, उसके बाद जो भी हम लोग बिजनेस का मतलब काउंटर ओपन करना चाहते हैं उसे हम लोग ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, तो लेकिन पहले देखो क्या कंसेप्ट होता है। जब हम लोग पहले अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो तुम लोग सभी ने कंसाइनमेंट कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो कंसाइनमेंट के थ्रू से भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। कंसाइनमेंट में एक्चुअली क्या होता है, अगर एक जीस्ट में बताए तो हम लोग अपना जो सेल है उसे ग्रो करवाने के लिए किसी दूसरे स्टेट में, मतलब जहां हम लोग खुद नहीं पहुंच सकते, वहां भी अपने प्रोडक्ट का सेल करवाने के लिए हम लोग किसी एजेंट के थ्रू सेल करवाते थे। दैट इज कंसाइनमेंट। ठीक है, जब हम लोग अपना सेल को बढ़ाने के लिए एजेंट का हेल्प लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। ठीक है, अब वो दूसरे स्टेट में भी हो सकता है, अपने स्टेट के अंदर दूसरे जगह पे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट के थ्रू से हम लोग तब करते हैं जब हम लोग एजेंट को हायर करना चाहते हैं। यानी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग उस जगह पे अपना नया जो है शॉप ओपन करें और वहां से सेल वगैरह करना स्टार्ट करें, इसीलिए एजेंट को बोलते हैं तुम मेरा प्रोडक्ट बेच दो, हम तुम्हें कमीशन दे देंगे। दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। लेकिन अगर बिजनेस कंसाइनमेंट के थ्रू करते बहुत ज्यादा प्रॉस्पर कर रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो हम लोग कंसाइनमेंट यानी हम लोग क्यों एजेंट का हेल्प ले, हम लोग खुद अपना वहां पर एक नया जो है सेक्शन ओपन कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रांच। हम लोग नया अपना एक बिजनेस वहां पर ओपन कर सकते हैं, तो वो सेकंड बिजनेस हो जाएगा हमारा। जो पहले ओपन होता है उसे हेड ऑफिस कहा जाता है। हेड ऑफिस ओपन होने के बाद अगर हम लोग उस रेस्पेक्टेड और भी मतलब काउंटर ओपन करते हैं अलग अलग जगह पे, तो हम लोग उसे क्या बोल सकते हैं, ब्रांच बोल सकते हैं। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ब्रांच इज ए सबऑर्डिनेट डिवीजन ऑफ एन ऑफिस। ठीक है, तो ब्रांच क्या होता है, ए ब्रांच is a subordinate division of an office। एक डिवीजन है, सब ऑर्डिनेट डिवीजन है। ठीक है, तो ब्रांच क्या हो जाएगा, कोई भी एक पर्टिकुलर जो पहले से बिजनेस एस्टेब्लिश है उसका सबऑर्डिनेट डिवीजन को हम लोग ब्रांच कह सकते हैं। तो अगर हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है तो उसे चलाने के लिए हम लोग कंसाइनमेंट का सहारा क्यों ले, हम लोग खुद वहां पर अपना एक नया बिजनेस ओपन कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रांच कहेंगे। ठीक है, अब ब्रांच मतलब जैसे देखो सपोज अभी हम लोग कोलकाता में है, ठीक है, तो कोलकाता हो गया हमारा हेड ऑफिस। ठीक है, कोलकाता हमारा हेड ऑफिस है क्योंकि यहाँ पर पहले बिजनेस ओपन हुआ था। इसके बाद सपोज हम लोगों ने बिजनेस ओपन किया जयपुर में, ठीक है, तो ये हमारा एक ब्रांच हो गया। एक किया हम लोगों ने चेन्नई में, ठीक है, ये भी हमारा एक ब्रांच ऑफिस हो गया। और एक कर दिया दिल्ली में सपोज, तो ये भी हमारा एक ब्रांच ऑफिस हो गया। और एक कर दिया मैंने नेपाल में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो तो ये जो तीनों ब्रांच है, ठीक है, ये इंडिया के अंदर है और ये जो है ये आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि नेपाल तो इंडिया के बाहर है। ठीक है, तो नेपाल एक अलग कंट्री है, तो ये हमारे देश के अंदर हुआ, ये देश के बाहर हुआ। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे फॉरेन ब्रांच, क्योंकि ब्रांच बहुत तरह का होता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड फॉरेन, तीन तरह का होता है। तो पहले हम फॉरेन ब्रांच बता रहे हैं कि अगर यहाँ पर देखो तो दिख रहा होगा कि दिल्ली में एक ब्रांच है, ठीक है, जयपुर में एक ब्रांच है। ये ब्रांच इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले कोलकाता में ओपन हुआ था ये बिजनेस। ठीक है, जो जो भी प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं उसका बिजनेस सबसे पहले हम लोगों ने कोलकाता में स्टैब्लिश किया, और जब हमारा बिजनेस बढ़ने लगा, अच्छा खासा चलने लगा, तो हम लोगों ने दिल्ली में, जयपुर में, चेन्नई में भी इसे बढ़ा लिया। ठीक है, दैट इज हम लोगों ने एक ब्रांच और भी ओपन कर लिया 3 जगह पे। तो ये जब इंडिया के अंदर हो रहा है, ये तीनों जो है इंडिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, ये आउट ऑफ इंडिया हो गया। तो नेपाल में जो ब्रांच है उसे हम लोग कहेंगे फॉरेन ब्रांच। ठीक है, नेपाल में जो ब्रांच है इसे हम लोग कहेंगे फॉरेन ब्रांच, फॉरेन ब्रांच। ये फॉरेन ब्रांच हो गया। और ये जो है इसे हम लोग डोमेस्टिक कह सकते हैं, ये जो है इसे हम लोग डोमेस्टिक कह सकते हैं, ये तीनों को
डोमेस्टिक ब्रांच, ठीक है। ये तो गया कि फॉरेन ब्रांच किसे कह सकते हैं और डोमेस्टिक ब्रांच किसे कह सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हिसाब से हम लोग सिर्फ ब्रांच को फॉरेन या डोमेस्टिक इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। अकाउंटिंग का जो ट्रीटमेंट होता है उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ ब्रांच कितना सारा होता है, देखो। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन। तो डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट एंड फॉरेन। तो फॉरेन ब्रांच क्या होता है वो तो नाम से ही पता चल रहा है, मतलब देश के बाहर, दैट इज फॉरेन ब्रांच। और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या होता है, डिपेंडेंट लैंग्वेज से ही पता चल रहा है, यानी जो डिपेंडेंट है मतलब जो अपना काम खुद से नहीं कर सकता है उसे ही तो हम लोग डिपेंडेंट बोलते हैं, जो खुद अपना काम कर सकता है उसे हम लोग इंडिपेंडेंट बोलते हैं। नॉर्मली इन दोनों का मतलब तो यही होता है। अब ब्रांच के केस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, देखो। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अगर ब्रांच अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सक रहा है, मतलब ब्रांच अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा सक रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ब्रांच, अगर हम लोग नया ब्रांच ओपन कर रहे हैं तो वहां पर एक्टिविटी तो होगा, क्योंकि बिजनेस नया, फिर किसी और जगह पे हम लोग ऑफिस ओपन कर रहे हैं तो वहां पर सेल होगा, परचेस होगा, वहां पर भी परचेस करना पड़ेगा, वहां पर भी फर्नीचर वगैरह चाहिए होगा, वहां पर भी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए मैनेजर चाहिए या फिर उन्हें सैलरी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, हर एक चीज जो भी बिजनेस को मेंटेन करने के लिए चाहिए। तो उस नए ऑफिस में, यानी जो नया ब्रांच ओपन हुआ है वहां पर भी अगर बिजनेस को रन करवाना है तो बिजनेस रन करवाने के लिए हमें जो भी चीज चाहिए वो सारा हमें अवेलेबल रखना पड़ेगा ब्रांच में भी। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब होता है नॉर्मली जो अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खुद से ही कर सकती है, जो अपना अकाउंट्स खुद से मेंटेन कर सकती है उसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच। और जो अपना अकाउंट मेंटेन करने के लिए हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है उसे हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब जो अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट खुद नहीं कर सकती, यानी जो किसके ऊपर डिपेंड है, हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंड नहीं है उसे हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या होता है, एक शॉर्ट में लिख लो, it means branch, it means branch maintain its own books of accounts, own books of accounts like कैश बुक, जैसे कि कैश बुक खुद मेंटेन कर रहा है, लेजर भी खुद मेंटेन कर पा रहा है, और ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस भी खुद बना रहा है, एटसेट्रा। और भी कुछ हो सकता है, जितने सारे अकाउंटिंग बुक मेंटेन करने पड़ सकते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए। एंड डज नॉट रिलाई ऑन हेड ऑफिस फॉर अकाउंटिंग पर्पस। कोई भी अकाउंटिंग पर्पस के लिए ये हेड ऑफिस के तरफ देख के नहीं जिंदा है, ठीक है। मतलब ये खुद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है, मतलब ये चाहे तो एक अकाउंटेंट अपॉइंट करके अपना ही ट्रायल बैलेंस, लेजर, फाइनल अकाउंट्स, मतलब जो भी कैश बुक वगैरह जितने सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए, सारा का सारा चीज खुद से ही कर सकता है, उसे हम लोग बोलेंगे इंडिपेंडेंट ब्रांच। और डिपेंडेंट ब्रांच क्या होगा, इट मीन्स ब्रांच can't maintain its own books of accounts and fully dependent on या फिर fully depend on head office for accounting purpose, for accounting purpose, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट ब्रांच। और फॉरेन ब्रांच का मतलब ब्रांच आउट ऑफ आवर कंट्री, या फिर आउट ऑफ इंडिया लिख दो तो भी होगा, आउट ऑफ इंडिया। इंडिया के बाहर जितना भी ब्रांच है उसे हम लोग क्या कहेंगे, फॉरेन ब्रांच कहेंगे, ठीक है। उसे हम लोग फॉरेन ब्रांच कहेंगे। तो ये मुझे बताओ कि फॉरेन ब्रांच डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, क्या लगता है फॉरेन ब्रांच क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट?
आई थिंक डिपेंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। फॉरेन ब्रांच हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। क्यों बताओ? क्योंकि फॉरेन, मान लो नेपाल, तो मैंने थोड़ा मतलब नेपाल सुन के ऐसा लगता है बिहार बॉर्डर पे ही है तो वो आसपास है, ऐसा बात लेकिन है तो अलग कंट्री। अब मान लो अगर दुबई में है, ठीक है, अगर मान लो दुबई में है या फिर लंदन में है या फिर अमेरिका में, कहीं पर भी, तो फॉरेन ब्रांच में अगर जब फॉरेन का बात आ जाता है तो अलग कंट्री तो अलग रूल्स रेगुलेशंस। तो जरूरी नहीं है कि हमारे देश में जो टैक्सेशन प्रोसीड्योर है, जो अकाउंटिंग प्रोसीड्योर है, सारा का सारा दूसरे कंट्री में भी सेम तरह से एप्लीकेबल हो। तो अगर हम लोग कहीं दूसरे जगह से बिलोंग कर रहे हैं, अगर हम लोग दूसरे कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, तो हमें वहां का रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए। वहां पर जो रूल्स है हमें वही मेंटेन करना पड़ेगा। तो फिर अगर हम लोग फॉरेन में अपना बिजनेस रन करवाना चाहते हैं तो फॉरेन रूल्स रेगुलेशन के साथ अगर एट पर नहीं होंगे तो कैसे कर पाएंगे? जैसे अगर इंडिया में जब बाहर से कोई भी आता है बिजनेस करने के लिए तो ऑब्वियसली उसे इंडिया का रूल्स रेगुलेशन, टैक्सेशन प्रोसीड्योर, सारा चीज मेंटेन करना पड़ता है। तो इसका मतलब वो फिर उस कंट्री के तरह काम करता है। तो अगर फॉरेन ब्रांच इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो तो काम नहीं कर पाएगा ना। फॉरेन ब्रांच अगर इंडिया में जो उसका हेड ऑफिस है उसके ऊपर डिपेंड होगा तो वो कभी भी अपना बिजनेस प्रोसीड्योर नहीं रन करवा पाएगा। इसीलिए फॉरेन ब्रांच हमेशा क्या होता है, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। फॉरेन में हम लोग तभी ब्रांच ओपन करेंगे जब हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा, क्योंकि दूसरे जगह पे बिजनेस एस्टेब्लिश करना तो खर्चे का बात है। देश में करना जितना आसान है विदेश में करना तो उतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंडिया के बाहर अपना रूल्स रेगुलेशन होगा तो वो फॉलो करना है, तो हमें ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट ब्रांच ओपन करना पड़ेगा अगर हम लोग फॉरेन में करना चाहते हैं। डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, और डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में और एक चीज क्या फर्क होता है, डिपेंडेंट ब्रांच नॉर्मली सारे स्मॉल ब्रांच होते हैं, ठीक है, और इंडिपेंडेंट जो है वो बिग होते हैं। मतलब दोनों में फर्क क्या, स्मॉल और बिग किस हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? मतलब जहां पर कम ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, उतना अच्छा खासा ट्रांजैक्शन नहीं होता है, वो सारा ब्रांच को हम लोग डिपेंडेंट रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस ब्रांच को ओपन किया है, थोड़ा बहुत जरूरत है इसीलिए ओपन कर दिया है, लेकिन उतना अच्छा बिजनेस वहां पर रन नहीं हो रहा है, तो उतना सेल वगैरह भी नहीं हो रहा है। तो उस वहां पर अगर एक अकाउंटेंट अपॉइंट करेंगे सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को मेंटेन करने के लिए तो खर्चा तो बढ़ जाएगा ना। मतलब एक ऐसा बिजनेस, हम लोगों ने एक ऐसा बिजनेस ऑफिस ओपन किया है जहां पर उतना एक्टिविटी नहीं होता है, बट जरूरत था तो कर दिया। जैसे कि बैंक वगैरह होता है ना, तो बैंक जब मतलब क्या बोले, बैंक जब टाउन में मतलब शहर में जब बैंक ओपन होता है तो उन लोगों का जितना इनकम होता है बैंक का, अगर गांव में ओपन होता है ना तो बैंक का उतना इनकम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए गांव में ग्रामीण बैंक ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये सब बड़ा बड़ा मतलब ये बेसरकारी जो बैंक है ना, जैसे आईसीआई वगैरह, ये सब गांव में कभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लोग प्रॉफिट मोटिव होते हैं। तो अगर प्रॉफिट ना हो तो ये लोग क्यों ओपन करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, तो उसी तरह से ब्रांच वहीं पर मतलब ब्रांच जहां ओपन हो रहा है वहां पर एक्टिविटी भी अलग अलग हो सकता है। जरूरत है थोड़ा बहुत तो ओपन कर दिया, लेकिन उतना बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है कि वहां पर एक अकाउंटेंट को भी रख दे और खर्चा बढ़ा ले। ठीक है, इसीलिए हेड ऑफिस बोलता है ठीक है एक ब्रांच ओपन कर दिया, जरूरी था थोड़ा बहुत एक्टिविटी के लिए, लेकिन वहां पर पर्सनल काम ही ज्यादा करेंगे और थोड़ा बहुत जो काम होगा वो काम हम लोग डिपेंडेंट ब्रांच को क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट ब्रांच देखो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना जो वहां पर एक्टिविटी थोड़ा बहुत हो रहा है उसका वाउचर, इनवॉइस, रिकॉर्ड सब एक जगह पे अच्छी तरह से रखो और मुझे रिम्बर्स कर देना। कौन कह रहा है? हेड ऑफिस कह रहा है। हेड ऑफिस कह रहा है तुम्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का उतना जरूरत नहीं है। तुम क्या करोगे डिपेंडेंट ब्रांच, तुम जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसका डेटा संभाल के रखो, उसे एनालिसिस करने का तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम डेटा संभालो और मुझे रिम्बर्स कर दो, हम खुद ही तुम्हारा अकाउंटिंग मेंटेन कर देंगे। और इंडिपेंडेंट ब्रांच मतलब जहां पर लार्ज क्वांटिटी में एक्टिविटीज हो पा रहा है और जहां से प्रॉफिट भी आ रहा है। तो अगर प्रॉफिट आ रहा है, लार्ज क्वांटिटी में एक्टिविटीज हो रहा है, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच को इसीलिए उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना पड़ता है। अगर इतना ज्यादा एक्टिविटी है अकाउंटेंट रखेंगे, वो अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर हेड ऑफिस से करवाएगा तो हेड ऑफिस को भी हेडेक है। तो इसीलिए अगर ज्यादा एक्टिविटी हो रहा है तो उस ब्रांच को इंडिपेंडेंट कर दो, क्योंकि वहां पर एक अपना अकाउंटेंट अपॉइंट कर दो, वो अपना डेटा सारा चीज मतलब पूरा फाइनल अकाउंट्स बना के हेड ऑफिस को भेजेगा। हेड ऑफिस को तो सभी को सारा डेटा भेजना ही पड़ेगा, लेकिन हेड ऑफिस डिपेंडेंट ब्रांच का जो अकाउंटिंग है वो खुद बनाएगा, लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच अपना अकाउंटिंग खुद बना के हेड ऑफिस को सबमिट करेगा। सेम फॉरेन ब्रांच के लिए भी होगा। फॉरेन ब्रांच भी अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सारा चीज क्रिएट करने के बाद, पूरा प्रिपेयर करने के बाद हेड ऑफिस को रिम्बर्स करेगा। हेड ऑफिस उसे देखेगा फिर कॉन्सोलिडेट करेगा, यानी दोनों को
मिक्सड अप करेगा। अगर मान लो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का तीनों तरह का ब्रांच है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन, तो फॉरेन ब्रांच अपना सारा डेटा, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, सारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनाने के बाद उसे फाइनल चीज रिम्बर्स करेगी। इंडिपेंडेंट भी फाइनल चीज रिम्बर्स करेगी, लेकिन डिपेंडेंट ब्रांच अपना सारा छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्स, डेटा, वाउचर, ये सारा चीज संभाल के रखेगी एक फाइल में या फिर कंप्यूटर में, और उसके बाद वो सारा डेटा हेड ऑफिस को दे देगी। और हेड ऑफिस उस डिपेंडेंट ब्रांच का जो भी फाइनल अकाउंट्स बनेगा, जो भी कैश बुक बनेगा, जो भी लेजर बनेगा, वो खुद बनाएगा। ठीक है, इसीलिए खुद इसीलिए बनाएगा क्योंकि डिपेंडेंट ब्रांच एक छोटा सा ब्रांच था, जरूरी था उस जगह पे बनाना तो बना लिया, लेकिन वहां उतना सेल वगैरह नहीं होता है कि वहां एक अकाउंटेंट रखे, वहां से खर्चा उतना नहीं निकलता है कि हम लोग वहां पर क्या करें कि एक अकाउंटेंट रख के उन लोग का बर्डन बढ़ा दे, मतलब उस ब्रांच को और भी लॉस मेकिंग कर दे। उतना प्रॉफिट मेकिंग है नहीं, छोटा मोटा सा ब्रांच है, जरूरत है तो बना दिया, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तुम लोग को नहीं करना पड़ेगा। मतलब जैसे हम लोग बचपन में क्या होता है, चल नहीं पाते हैं तो मम्मी पापा का हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, फिर धीरे धीरे जब सीख जाते हैं तो वो लोग हमारा हाथ छोड़ देते हैं। जस्ट लाइक डिपेंडेंट ब्रांच वैसे ही है। डिपेंडेंट ब्रांच एक छोटा बच्चे की तरह है जिसका देखभाल हेड ऑफिस करता है, और इंडिपेंडेंट ब्रांच भी वो बच्चा, वो भी हेड ऑफिस का बच्चा ही है, लेकिन ये बड़ा हो गया है। ठीक है, ये अपना काम खुद कर सकता है। और फॉरेन ब्रांच जो है वो काफी बड़ा हो गया है, तो उसे हम लोग बाहर भेज रहे हैं, और बाहर भेज के वो अपना काम इजीली कर पा रहे हैं। बस हाँ, रिपोर्ट करता है। जैसे हम लोग भी मम्मी पापा को बताना चाहिए ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। जब छोटे रहते हैं तो वो लोग हमसे पूछते रहते हैं क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मुझे बताओ, तुम टेंशन मत लो। और इंडिपेंडेंट जब हम लोग होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उन लोग के साथ शेयर करते हैं, पहले वो लोग हमें समझाते हैं, फिर हम लोग अपना डिसीजन उन्हें बता सकते हैं। उसी तरह से इंडिपेंडेंट होने का मतलब है ग्रो अप हो गया है, तो इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। फॉरेन मतलब ज्यादा ग्रो अप है, तो इसे बाहर भी भेज सकते हैं, ये बाहर भी अपना एक्टिविटी अच्छे तरह से कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रांच का एक्चुअली होता क्या है, हेड ऑफिस क्या करेगा, हेड ऑफिस कोई भी टाइप ऑफ ब्रांच हो उसे पैसा भेज सकता है। ब्रांच मतलब जहां पर भी हम लोग ऑफिस ओपन करेंगे वहां एक्टिविटी परफॉर्म होने के लिए क्या क्या चाहिए। मान लो एक ऑफिस बना रहे हैं तो एक बिल्डिंग में रेंट लेना पड़ेगा, कोई हमारा एक रूम जैसा, या फिर हम लोग उसे बना सकते हैं। वहां पर क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी लेना पड़ सकता है, कुछ कंप्यूटर वगैरह, कुछ फर्नीचर, फिक्सचर, यानी बिजनेस को रन करवाने के लिए हमें जो भी चाहिए वो सारा चीज हमें ब्रांच को प्रोवाइड करना पड़ेगा, चाहे वो डिपेंडेंट हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे वो फॉरेन हो। सबको अपना बिजनेस एक्टिविटी रन करवाने के लिए हेड ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को वो सारा चीज अवेलेबल करवाना पड़ेगा, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ काइंड हो सकता है। मतलब हो सकता है कि ब्रांच हेड ऑफिस बोल रहा है मैंने ये पैसा दे दिया, जो जरूरत है खरीद के बिजनेस सेटअप कर लो, ये भी हो सकता है। या फिर हेड ऑफिस बोलेगा ये लो, ये मैंने ये फर्नीचर दे दिया, ये कंप्यूटर दे दिया, ये स्टॉक दे दिया, मेरे पास से ले जाओ, ले जाके बेचो, ये भी हो सकता है। तो कुछ तो हेड ऑफिस को देना पड़ेगा इन लोग को अपना चीज एस्टेब्लिश करने के लिए। सिमिलरली ब्रांच का काम क्या होगा, सिमिलरली ब्रांच का काम ये होगा कि सेल वेल करने के बाद जो पैसा आएगा, जो कलेक्शन होगा डेटर से, ठीक है, वो सारा चीज हेड ऑफिस को उसका डेटा रिम्बर्स करना पड़ेगा। ठीक है, वो बताना पड़ेगा। अब बताने के लिए हो सकता है ये डिपेंडेंट है तो ये खुद को नहीं संभाल पाता है, तो जो भी सेल करता है उसका सिर्फ वाउचर और इनवॉइस जो रेज कर रहा है, ठीक है, इनवॉइस वगैरह संभाल के रखता है और उन्हें दे देता है कि आप देख लो और आप इसका अकाउंटिंग बना लो। और इंडिपेंडेंट जो होगा वो अपने से वो सब वाउचर, इनवॉइस, सारा डेटा से अपने से कैश बुक, लेजर बना के फिर हेड ऑफिस को देता है, देखो इस तरह से मैंने किया है। और फॉरेन ब्रांच जो है वो भी सिमिलरली इंडिपेंडेंट ब्रांच की तरह ही काम करेगा। अब एक्चुअली डिपेंडेंट ब्रांच पे कंट्रोल होता है हेड ऑफिस का, और इंडिपेंडेंट और फॉरेन ब्रांच में कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, उतना कंट्रोल करने का एक्चुअली जरूरत नहीं होता है। तो डिपेंडेंट ब्रांच मतलब कंट्रोल बहुत ही ज्यादा है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चेंज होता है इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग। हम लोग जब कंट्रोल डिपेंडेंट ब्रांच पे करेंगे तो डिपेंडेंट ब्रांच को कंट्रोल करने के लिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग तीन तरह से करेंगे। हमारे पास तीन तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। फर्स्ट है फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट मेथड। डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर तीन तरह से हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक है फाइनल अकाउंट मेथड, एक है डेटर्स मेथड, और एक है स्टॉक एंड डेटर मेथड। अब ये क्या आ गया, अभी तक तो मैंने ये बताया कि ये डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन, बट डिपेंडेंट में भी तीन कैटेगरी हो जाएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का। किस हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग, यहां पर लिख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग।
तो कंट्रोल कितना करना है डिपेंडेंट ब्रांच को, उस बेसिस पे 3 तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें सीखना है। पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेट है फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट्स मतलब अभी हम लोगों ने डिपार्टमेंट में भी किया था ना, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे थे, यानी ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट। इसका मतलब सारा का सारा हिसाब कौन रख रहा है, हेड ऑफिस रख रहा है। तो यहाँ पर कंट्रोल बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, मतलब बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटा सा अगर ब्रांच है तो वहां पर ज्यादा कंट्रोल कर रहा है हेड ऑफिस, तो उसे हम लोग अगर हेड ऑफिस ज्यादा कंट्रोल कर रहा है तो जो अकाउंटिंग मेथड फॉलो करेगा उसका नाम है फाइनल अकाउंट्स मेथड, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ब्रांच डिपेंडेंट तो है लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, ठीक ठाक है, ठीक है, तो उसमें कंट्रोलिंग क्या हो जाएगा, उसमें कंट्रोलिंग उतना नहीं करना पड़ेगा। कंट्रोल तो है लेकिन फाइनल अकाउंट्स मेथड में जो कंट्रोल हो रहा है उससे कम है। यहाँ पर ब्रैकेट में चाहे तो लिख सकते हैं कंट्रोल क्या है, मोर, बहुत ज्यादा। यहाँ पर क्या है, कंट्रोल नॉर्मल, ठीक ठाक, ज्यादा नहीं करना है, नॉर्मल कंट्रोल करना है। तो हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, डेटर मेथड, ठीक है। और स्टॉक एंड डेटर मेथड कब फॉलो करेंगे, जब एकदम बहुत ज्यादा भी कंट्रोल नहीं करना है और एकदम छोड़ भी नहीं देना है, नॉर्मल भी नहीं करना है, एक मिक्स्ड अप कंट्रोल जब करना पड़ता है। मतलब जरूरत पे थोड़ा सा डांटो, मतलब जैसे बच्चे को किया जाता है, जरूरत पे मतलब डांटो भी और प्यार भी करो, उसी तरह से मतलब मिक्स्ड कंट्रोल, ठीक है। जब हमारा मिक्स्ड कंट्रोल होगा, मतलब मतलब जो ब्रांच है उसका एक्टिविटी इस नेचर में है कि हम लोग मिक्स्ड कंट्रोल करेंगे तो चलेगा, तो दैट इज स्टॉक एंड डेटर मेथड। और अगर देखते हैं कि नहीं मतलब कोई कोई होता है ना कि कुछ बोलना नहीं पड़ता है बच्चे को, वो बच्चा तो है बट वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, तो ज्यादा कुछ डांटने का जरूरत नहीं होता, अपना काम खुद ही करते रहता है, ठीक है, बस थोड़ा सा वॉच करते रहो तो चलेगा, दैट इज नॉर्मल कंट्रोल, डेटर मेथड। और कभी कभी कोई होता है ना, कितना भी बोलो नहीं सुनता है, हमेशा पीछे ही पड़े रहो तब जाके कुछ करेगा, दैट इज मोर कंट्रोल, ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है अदरवाइज नहीं काम बनता है, तो दैट इज फाइनल अकाउंट मेथड, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के हिसाब से 3 तरह का हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अब रहा क्वेश्चन का बात, क्वेश्चन में क्या होगा ना, हमें बताएगा नहीं कि ये मेथड करो, कि ये मेथड करो या फिर ये मेथड करो, वो हमें खुद से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। और कैसे समझेंगे वो अभी हम सिखाएंगे कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं। वहां पर कुछ तो ऐसा हिंट्स रहता है जिससे हम लोग समझ सकते हैं, बट डायरेक्टली नहीं रहता है, और कभी कभी डायरेक्टली भी रहता है। तो अभी तक देखो हम लोगों ने क्या सीखा, मेन ये चीज जो है हमें समझना है कि 3 तरह का ब्रांच होता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन। और डिपेंडेंट ब्रांच का 3 तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, क्यों होता है वो भी मैंने बताया। अब हम अगर क्वेश्चन देखें तो देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा है कि देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब बता दिया है, देखो लैंग्वेज क्या बोल रहा है, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो ये लाइन पढ़ते साथ हमें ये सोचना चाहिए कि ये कैसा ब्रांच है, मतलब डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट या फॉरेन, बताओ कैसा ब्रांच है। मतलब मैंने तो लिखवाया है लेकिन एक डिपेंडेंट, क्योंकि ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल और प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कौन बना रहा है, हेड ऑफिस बना रहा है। हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बना रहा है, तो इसका मतलब ब्रांच खुद नहीं कर सकता है, वो डिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट तो है, अब बताओ कौन सा मेथड से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 मेथड था, तो फाइनल अकाउंट्स मतलब उसमें क्या क्या रहेगा, ट्रेडिंग, पीएल। अगर फाइनल अकाउंट्स होगा तो उसमें क्या क्या रहेगा, ट्रेडिंग एंड पीएल रहेगा। तो ये जो मेथड है ये फाइनल अकाउंट्स मेथड है, ठीक है। आगे और भी पढ़ते हैं, देखो क्या बोला है, द दिल्ली स्टोर्स इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स पटना ब्रांच, यानी दिल्ली से, दिल्ली हेड ऑफिस है, दिल्ली से पटना ब्रांच में गुड्स भेजा जा रहा है। मैंने अभी कहा ना कि हेड ऑफिस या तो पैसा दे सकता है ब्रांच को कि तुम खरीदो स्टॉक और बेचो, या फिर वो खुद स्टॉक भेज सकता है, मतलब ब्रांच को बोलेगा कि तुम ले जाओ। इन पटना ब्रांच एट कॉस्ट, कॉस्ट में सेंड करता है, ठीक है, विच सेल्स बोथ फॉर कैश एंड क्रेडिट। और पटना ब्रांच को कहा गया है कि तुम इस ये सारा जो स्टॉक है इसे कैश में भी बेच सकते हो, क्रेडिट में भी बेच सकते हो, क्योंकि हेड ऑफिस का बात जो ब्रांच है उसे सुनना पड़ेगा। कैश रिसिव्ड बाय द ब्रांच, जो भी पैसा ब्रांच को मिलता है इज रेमिटेड टू हेड ऑफिस, क्योंकि है तो बिजनेस मेन हेड ऑफिस का ही ना, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफिस को लेना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग खराब काम करते हैं तो उसमें भी मम्मी पापा को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, और अगर अच्छा भी करते हैं तो उसमें भी मम्मी पापा को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ता है, तो दोनों चीज ही झेलना पड़ेगा। उसी तरह से अगर ब्रांच हमारा लॉस मेकिंग है तो भी हेड ऑफिस का है, अगर प्रॉफिट मेकिंग है तो भी हेड ऑफिस के
लिए है। तो हेड ऑफिस को सारा पैसा रिम्बर्स करना पड़ेगा, किसको? ब्रांच अपना जो भी सेल करके पैसा होगा वो रेमिट कर देगा हेड ऑफिस को। जिस तरह से हेड ऑफिस से वो स्टॉक ला रहा है तो हेड ऑफिस का स्टॉक बेच के जो भी पैसा आएगा वो हेड ऑफिस को वो रिम्बर्स करेगा। ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड डायरेक्टली फ्रॉम हेड ऑफिस। तो ब्रांच पे जो भी खर्चा वगैरह होता है वो कौन पे करता है? हेड ऑफिस पे कर रहा है डायरेक्टली, ठीक है। मतलब ब्रांच को पैसा नहीं दिया है कि तुम पे करो। अगर कुछ खर्चा होता है तो ब्रांच उसे बोल देता है कि मेरा ये खर्चा लगेगा, तो हेड ऑफिस वो डायरेक्टली पे कर दे रहा है। तो इससे भी पता चल रहा है कि ये कैसा मतलब ब्रांच है, ये डिपेंडेंट ब्रांच है। एक्सेप्ट पेटी एक्सपेंस विच आर मेड बाय ब्रांच। लेकिन पेटी एक्सपेंस मतलब छूटकाट खर्चा। पेटी एक्सपेंस किस तरह से किया जाता है? पेटी कैश बुक शायद तुम लोगों ने किया होगा 11 में। पेटी कैश बुक में क्या होता है? एक वीकली पैसा दिया जाता है। पेटी कैश बुक इस तरह से हम लोग करते थे, एक वीकली पैसा दिया जाता है जो जूनियर अकाउंटेंट होता है उनको। तो जूनियर अकाउंटेंट का काम क्या होता है? उसी पैसे में पूरे हफ्ते को उसे गुजारा करना पड़ेगा, ठीक है। वो पैसा मांग नहीं सकता है लेकिन पैसा बचा सकता है। मान लो उसके पास 10,000 रुपीज है पूरे हफ्ते में खर्चा करने के लिए। अब वो अगर 8,000 खर्चा कर देता है तो उसके पास 2,000 बचेगा। तो आफ्टर 1 वीक जो सीनियर अकाउंटेंट होगा वो उसे कितना पैसा देगा? 8,000 ही देगा। हमेशा 10,000 ही मेंटेन करना पड़ेगा उसे, तो उसे ज्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। तो वैसे ही हेड ऑफिस इसे पेटी कैश दे दिया है तो पेटी एक्सपेंसेस जो है वो ब्रांच खुद पे करता है, लेकिन जो बड़ा बड़ा खर्चा आता है वो हेड ऑफिस डायरेक्टली पे करता है। तो ये सारे लैंग्वेज से हमें समझना पड़ेगा कि ये डिपेंडेंट ब्रांच का सम है, ये तो पहले समझना पड़ेगा। अब डिपेंडेंट ब्रांच तो हो गया, कौन सा मेथड करें वो एक कंफ्यूजन होता है। तो हमें, मैंने अभी बताया, देखो यहाँ पर लैंग्वेज कुछ ना कुछ हिंट्स रहता ही है जिससे हमें समझना पड़ता है। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस। मतलब ओपनिंग बैलेंस यानी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है, डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा, अब ये ओपनिंग बैलेंस में 3 डेटा आ रहा है। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस से कितना गुड्स लेके आया है ब्रांच? 50,000। कैश सेल क्या है? 30। क्रेडिट सेल क्या है? 40। सेल्स रिटर्न 4,000। अच्छा, बैड डेप्ट हुआ है 1,000। डिस्काउंट अलाउड 1,000। Goods returned to head office 5,000. Rates and taxes, salary and wages, petty expenses paid by branch, pilferage of goods, closing stock में ये देखो स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, ये सारा डेटा दिया हुआ है। अच्छा, लास्ट क्या लिखा हुआ है? बस इतना ही है क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है? ब्रांच का मतलब पटना ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट तो खैर बोला नहीं है, ट्रेडिंग पीएल प्रिपेयर करना है। तो एक बार इसका जो अकाउंटिंग फॉर्मेट होता है वो भी हम बता देते हैं किस तरह से होगा, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। तो ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल, अगर ब्रांच ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट हमें करना हो तो किस तरह से करेंगे देखो। तो टू ओपनिंग स्टॉक, ब्रैकेट में लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक एट ब्रांच। ब्रांच में जितना ओपनिंग स्टॉक है, टू गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस लेस गुड्स रिटर्न। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रांच का कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। क्या कर रहा है? जो ब्रांच उसका पटना में था उसका जो अकाउंटिंग है वो मेंटेन कर रहा है। तो वो देखेगा कि पटना ब्रांच में, मतलब जो क्वेश्चन है अभी हम लोग करेंगे उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, पटना ब्रांच में कितना ओपनिंग स्टॉक है, पटना ब्रांच को कितना स्टॉक भेजा था और उसने कितना रिटर्न कर दिया, ठीक है। पटना ब्रांच को कितना स्टॉक भेजा था और उसने कितना रिटर्न कर दिया। जैसे हम लोग ट्रेडिंग में करते हैं, ओपनिंग स्टॉक मार्केट से जो स्टॉक परचेज किया था उसमें जो बचा हुआ है। टू गुड्स सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, ये हम लोग जब नॉर्मल मतलब ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं तो वहां पर हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं, तो ये टू परचेज हो जाएगा। और ब्रांच को क्या करना है? मार्केट से कुछ खरीदना नहीं है, जो भी चाहिए हेड ऑफिस से मांगो, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक, ये परचेज की तरह काम होगा, ये गुड्स रिटर्न हो गया। अच्छा, टू परचेज अगर डायरेक्टली बाय ब्रांच अगर हो तो ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ब्रांच को पैसा दे दिया हेड ऑफिस ने, जैसे मैंने कहा, और बोला कि तुम खुद खरीद लो, तो फिर ब्रांच पे क्या लिखना पड़ेगा? टू परचेज हो सकता है, यहां पर लिख देते हैं डायरेक्टली परचेज बाय ब्रांच। अगर ऐसा हो तो दो चीज हो सकता है, पैसा भी दे सकता है और स्टॉक भी दे सकता है। टू डायरेक्ट एक्सपेंस,
जैसे ट्रेडिंग में डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वेजेस वगैरह, डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कुछ हो तो वो लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या फिर ग्रॉस लॉस भी आ सकता है। अच्छा, यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल्स मेड एट ब्रांच। ब्रांच में जो सेल होगा वो रिकॉर्ड करेगा हेड ऑफिस। अच्छा, कौन कौन सा सेल? कैश क्रेडिट दोनों ही आएगा, ठीक है। कैश क्रेडिट जैसे नॉर्मली होता है, कैश क्रेडिट दोनों सेल ही यहाँ पर आ जाएगा। बाई क्लोजिंग स्टॉक, ब्रांच में जो स्टॉक बचा हुआ है। और अगर ग्रॉस लॉस आया तो बाई ग्रॉस लॉस। अब डिपेंड करेगा, प्रॉफिट भी आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। अच्छा, अब प्रॉफिट या लॉस हो वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा पीएल में बाई ग्रॉस बाई ग्रॉस प्रॉफिट और टू ग्रॉस लॉस। ये इधर ब्रॉट डाउन होगा, ये इधर ब्रॉट डाउन होगा। अच्छा, यहाँ पर टू वेरियस एक्सपेंस बाई ब्रांच। ब्रांच ने जो भी एक्सपेंस किया है बिजनेस को मेंटेन करने का, मतलब सब इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस हम लोगों ने देखा ग्रॉस लॉस। अच्छा, बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, टू जनरल पीएल। जनरल पीएल इसीलिए क्योंकि ये पीएल जो है ये फाइनल पीएल तो है नहीं, इसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा बाकी ब्रांच के साथ, उसके बाद हम लोग इसे कैपिटल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो टू जनरल पीएल नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। तो ये फॉर्मेट हो गया। तो फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे फाइनल अकाउंट्स में होता है, बट हमें ये सोचना है कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? ब्रांच का स्टॉक, हम लोग हेड ऑफिस है, हम लोग ब्रांच का स्टॉक लिखेंगे, ब्रांच को कितना स्टॉक भेजा था वो लिखेंगे, अगर स्टॉक नहीं भेजा था, पैसा भेजा था, तो उसने कितना खरीदा वो लिखेंगे, कितना रिटर्न कर दिया वो लिखेंगे, कितना सेल हुआ वो रिकॉर्ड करेंगे, कितना क्लोजिंग स्टॉक में वो रिकॉर्ड करेंगे। तो पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर ब्रांच से हेड ऑफिस को प्रॉफिट आया है या लॉस आया है। उसके बाद ये ग्रॉस प्रॉफिट, फिर बाकी खर्चा वगैरह दिखा के हम लोग जो नेट प्रॉफिट है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो सम्स हमारा था वो कंटिन्यू करते हैं। देखो, तो ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इस तरह से प्रेजेंटेशन होगा। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended अच्छा कुछ नहीं दिया है, अच्छा। अब देखो ओपनिंग बैलेंस, यानी ब्रांच में किस चीज का ओपनिंग बैलेंस है? देखो स्टॉक, स्टॉक का कितना है? 5000। तो यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 5000 है। अच्छा, उसके बाद देखो डेटर, लेकिन ये डेटर जो दिया हुआ है, क्या ट्रेडिंग में कभी डेटर का ओपनिंग स्टॉक आता है? क्या ट्रेडिंग में कभी डेटर का ओपनिंग स्टॉक आएगा? नहीं आएगा, तो ये वाला नहीं होगा। लेकिन जो बाकी दूसरा मेथड है ना, जैसे स्टॉक एंड डेटर मेथड एंड डेटर मेथड, वो सब में मतलब जो भी क्वेश्चन हम लोग तीनों मेथड से ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब हमें जो मेथड बोलेगा वही अप्लाई करना है। तो हमें ये ध्यान रखना है, जब हम लोग ट्रेडिंग पीएल मतलब फाइनल अकाउंट्स मेथड करेंगे तो ये डेटर का अभी हमारे पास कोई काम नहीं है फिलहाल, मतलब ट्रेडिंग में तो लिखना नहीं है, आगे देखेंगे अगर जरूरत होगा तो यूज करेंगे। तो डेटर नहीं लिखना है। पेटी कैश, क्या पेटी कैश लिखा जाता है ट्रेडिंग में? नो नहीं, पेटी कैश कहाँ लिखते? पेटी कैश तो लिखना पड़ता है, अगर लिखना है बैलेंस शीट में लिख सकते हैं, डेटर भी बैलेंस शीट में लिखेंगे, तो ये सब तो नहीं आता है। गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, ये आएगा कि नहीं बताओ? गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस मतलब हेड ऑफिस से 50,000 का Yes, गुड्स ma'am. सेंड किया Yes, ma'am. आएगा, क्योंकि ये तो ये परचेज जैसा हो गया ना, मतलब मार्केट से परचेज ना करके ये हेड ऑफिस से लिया है। तो टू हेड ऑफिस क्या लिखेगा? टू गुड्स सेंट, मैंने गुड्स सेंड किया है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, मैंने ब्रांच को गुड्स सेंड किया है, कितने का? 50,000 का, 50,000 का सेंड किया है, ठीक है। एक्चुअली रिटर्न है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। तो गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, फिर कैश सेल क्रेडिट सेल, ये तो सेल में आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं बाई सेल्स। कैश सेल
अलग अलग दिया हुआ है तो अलग ही लिखेंगे। कैश सेल का कितना है, कैश सेल है 30 और क्रेडिट सेल है 40। कैश सेल है 30, क्रेडिट सेल 40। अच्छा, उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हुआ है, बताओ कहां से माइनस करें। सेल्स रिटर्न हुआ है, कहां से माइनस करें? ऑब्वियसली टोटल सेल से माइनस, टोटल सेल। हाँ टोटल सेल से करेंगे, लेकिन एक कंसेप्ट तुम लोग यहाँ पर लगा सकते हो कि जिसे कैश सेल कर दिए हैं नॉर्मली हम लोग क्या उसे रिटर्न करते हैं? नहीं करते हैं। क्रेडिट सेल वाले को रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, क्रेडिट सेल वाला मत सॉरी क्रेडिट सेल वाला हमें रिटर्न कर सकता है। नॉर्मली कैश सेल जब हो जाता है तो हम लोग ये सोचते हैं ना कि पैसा देके खरीद के लेके गया है, उस कस्टमर से एक्सपेक्टेड नहीं होता है कि वो रिटर्न करेगा, लेकिन जो उधार में लेके गया है हो सकता है वो रिटर्न करे। तो वैसे टोटल सेल से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोटल सेल से भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्योंकि क्रेडिट सेल हमें अलग से दे दिया है तो हम लोग रिटर्न क्रेडिट सेल से ही दिखाएंगे। उसका लॉजिक ये है, सोचो ना तुम एक दुकान में जाते हो और कैश से खरीद के लेके आते हो तो तुम्हें रिटर्न करने का मन नहीं होगा, तभी डाउट नहीं था, तभी तो पैसा देके खरीद के लेके आए, पैसा भी अवेलेबल था। लेकिन क्रेडिट सेल हम लोग कब क्रेडिट परचेस करते हैं? तभी करेंगे ना जब हमें उस चीज पे डाउट है, रिटर्न करना है, या फिर हमारे पास अभी पैसा अवेलेबल नहीं है। तो क्रेडिट सेल में नॉर्मली रिटर्न होने का चांसेस ज्यादा होता है, तो हम लोग क्रेडिट सेल से माइनस कर देंगे। बाकी दोनों केस में ही आंसर तो बराबर आएगा, अगर टोटल से भी माइनस करते हो तो आंसर में कोई फर्क नहीं आने वाला। 36,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 30 और 36, टोटल सेल हो गया 66,000। 66,000, ठीक है, ये हो गया टोटल सेल्स। अच्छा, उसके बाद बैड डेप्ट, बताओ बैड डेप्ट कहां पर आएगा? बैलेंस शीट ना। नहीं, बैड डेप्ट तो पीएल में आएगा। बैड पीएल में डेप्ट आएगा, तो, पीएल हाँ में आएगा। पीएल। बैड डेप्ट तो लॉस है, बैड डेप्ट आ जाएगा पीएल में 1000। हाँ 1000 है। अच्छा, उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, बताओ डिस्काउंट अलाउड कहाँ आएगा? सेल से सेल। वो भी एक पीएल में ही आएगा। पीएल में आएगा डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड पीएल, वो भी 1000 है डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, बताओ ये कहां पर आएगा? ब्रांच के नजरिए से सोचो, ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को स्टॉक रिटर्न किया है, जो स्टॉक उसने हेड ऑफिस से लिया था बेचने के लिए, या फिर हेड ऑफिस ने उसे दिया था, जो भी मान लो, और वो रिटर्न हो गया है, बताओ क्या होगा? एक्सपेंस तो वो गुड्स जो सेंड किया था उससे लेस कर देंगे। हाँ, ये एक्सपेंस नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा कि अगर हम लोगों ने मार्केट से ना खरीद के, हम पटना ब्रांच है, मैंने मार्केट से स्टॉक नहीं खरीदा क्योंकि मेरे हेड ऑफिस ने मुझे कहा है कि हम तुम्हें स्टॉक भेज देंगे तुम बेच देना, लेकिन मेरा स्टॉक किसी रीजन से बच गया है या फिर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे रिटर्न करना है, रीजन जो भी हो, तो मैंने रिटर्न कर दिया, तो यहाँ से माइनस करेंगे, जैसे परचेज रिटर्न होता है उसी तरह से, तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न। मैंने रिटर्न कर दिया है 5000 का स्टॉक, तो यहाँ पर नेट करके 45,000 आ जाएगा। यानी ये जो परचेज जो मतलब नेट परचेज जैसे होता है उसी तरह से नेट स्टॉक जो ब्रांच ने हेड ऑफिस से लिया था वो 45,000 आया। अच्छा, रेट्स एंड टैक्सेस, ये कहाँ जाएगा बताओ? रेट्स एंड टैक्सेस पीएल में। प्रॉफिट एंड लॉस। रेट्स एंड टैक्सेस 3000 था, रेट्स एंड टैक्सेस। सैलरी एंड वेजेस, पीएल में। पीएल। टू सैलरी एंड वेजेस, जब वेजेस एंड सैलरी होता है तो वो ट्रेडिंग में जाएगा, सैलरी एंड वेजेस जो है वो पीएल में जाएगा। 6000 था सैलरी एंड वेजेस। अच्छा, पेटी एक्सपेंसेस बाय ब्रांच, बताओ कहाँ जाएगा? पेटी एक्सपेंस जो ब्रांच ने किया है पीएल में। पीएल में जाएगा, एक्सपेंस है ना, पेटी एक्सपेंस। पेटी एक्सपेंस मतलब छोटा मोटा खर्चा, जैसे प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी, ये सब खर्चा होता है। तो पेटी एक्सपेंस 1000 रुपीज का था, पेटी एक्सपेंस ब्रांच ने किया है। उसके बाद पिलफरेज ऑफ गुड्स, मतलब चोरी हो गया, बताओ कहां पर जाएगा? लॉस है, पिलफरेज ऑफ गुड्स मतलब चोरी हो गया, कहां पर जाएगा? कोई भी पीएल, कोई भी स्टॉक चोरी हो जाए, कोई भी रीजन से डिस्ट्रॉय हो जाए, $1000 था।
अच्छा, अब क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, स्टॉक का दिया हुआ है, तो वो तो ट्रेडिंग में जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, एक बार चेक करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 8000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक है 8000। अब स्टॉक जब डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर स्टॉक जो है मतलब बाय फॉर एनी एबनॉर्मल रीजन कुछ भी होता है, तो वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में भी ऐड होना चाहिए ना। मतलब ये देखो, जब हम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो ये वाला पॉइंट मैंने बताया भी था कि पिलफिरेज ऑफ गुड्स मतलब स्टॉक चोरी हो जाना। अब स्टॉक चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो इसमें क्या होगा, स्टॉक मेरा चोरी हो गया, बिक जाता है तो वो सेल में इंक्लूड हो जाएगा। अगर बिक गया तो सेल में इंक्लूड हो जाएगा, लेकिन जो चोरी हुआ या फिर आग लग के जल गया, जो भी मतलब अननेचुरल सिचुएशन के वजह से अगर हमारा स्टॉक बेकार हो जाता है, तो उसे हमें क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो परचेस किए हुए स्टॉक में उसका कॉस्ट तो ऐड है। अगर सेल नहीं हुआ तो वो स्टॉक कहाँ जाएगा, सेल नहीं हुआ तो वो भी क्लोजिंग स्टॉक है। चोरी हो गया, मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन वो तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। जैसे आग लग के खराब हो गया स्टॉक, तो वो भी मेरा क्लोजिंग स्टॉक ही है, मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, लेकिन वो क्या है, वो एबनॉर्मल स्टॉक है, वो नहीं बिकेगा। उसी तरह से जो स्टॉक चोरी हो गया वो फिजिकली मेरे पास नहीं है, लेकिन वो तो बिका नहीं है। अगर बिका नहीं है तो उसे हम लोग क्या दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। तो उसे यहाँ पर ऐड करना पड़ता है। ऐड कर सकते हैं या फिर अलग से भी दिखा सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऐड ही कर देते हैं। ऐड कर दिया मैंने, कितना है 1000। अब ये हो गया 9000। और अगर इसी पिलफिरेज स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया जाता, मतलब अगर हम लोगों ने स्टॉक पे इंश्योरेंस करवाया था और अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलता, मान लो जैसे स्टॉक आग लग के जल गया, अगर ये चोरी की जगह आग लगने वाला कंसेप्ट होता कि स्टॉक पे मुझे रिकवरी मिला है, मान लो 1000 का स्टॉक जला है लेकिन मुझे 600 इंश्योरेंस क्लेम मिला है, 400 का लॉस हो गया इसका मतलब, तो ये 400 कहां पर जाएगा, पीएल में जाएगा। और ये 600 जो इंश्योरेंस क्लेम मुझे मिलने वाला है वो बैलेंस शीट में जाएगा एज ए करेंट एसेट रिसीवेबल बोल के। और ये जो 1000 है ये मुझे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा स्टॉक कम कैसे हो सकता है, या तो वो सेल हो जाएगा, या तो मतलब सेल होने के अलावा और तो कम होने का कोई चांसेस नहीं, या फिर कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन हो गया जैसे कि चोरी हो गया है या फिर आग लग गया है, तो इस वजह से भी मेरा स्टॉक कम हो सकता है। लेकिन जो चोरी हो गया, आग लग गया, वो तो सेल हुआ नहीं है, तो वो तो ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं आएगा। अगर हम ये 1000 यहाँ पर नहीं दिखाएंगे तो मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट गलत आ जाएगा। तो मैंने जो स्टॉक खरीदा था उसका दो चीज हो सकता है, या तो वो बिक गया या तो वो क्लोजिंग स्टॉक में है, या तो वो बिका या तो क्लोजिंग स्टॉक में है। तो जो चोरी हो गया उसे कहाँ दिखाए, वो तो सेल में इंक्लूडेड है नहीं, अब क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं है, तो जो चोरी हो गया उसे भी मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक। अगर वो चोरी नहीं होता तो वो तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ही होता, सेल तो होगा नहीं, तो वो दिखाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ करेक्ट जीपी। अगर हमें करेक्ट जीपी फाइंड आउट करना है तो उसे करेक्टली हमें ट्रीट करना पड़ेगा। और अगर इंश्योरेंस क्लेम होता है तो वो 3 जगह पे जाएगा, ठीक है, 3 जगह पे जाएगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता इसी स्टॉक का तो 1000 एक बार क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करेंगे और 1000 का ही पूरा लॉस हो जाएगा। अगर इंश्योरेंस क्लेम नहीं है तो लॉस पूरे 1000 का हो जाएगा, जो कि पीएल में जाएगा। तो इस तरह से हमारा ट्रीटमेंट होता है। तो अब इसका जीपी निकालना पड़ेगा, जीपी और फिर नेट प्रॉफिट। तो देखो जीपी कितना आता है, 66,000 प्लस 9,000, तो ये हो गया 75,000 और माइनस ये 45,000 और 5,000 माइनस 50,000 यानी 25,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट 25,000, टोटल 75,000। अब ब्रॉड डाउन करेंगे बाय जीपी 75,000 और यहाँ पर कितना कितना हो रहा है 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 6,000 एंड 6,000 12,000। हाँ बता। मैम ब्रॉड डाउन जो जीपी करेंगे वो 25,000 होगा। ओ अच्छा अच्छा, मैंने गलत लिख दिया क्या, ओ अच्छा हाँ हाँ, मैंने टोटल लिख दिया था गलती से। अच्छा 25, सॉरी 25,000 और यहाँ पर 6 और ये 3 1 3 4 5 6 12,000 और
1 12 और 1 13। अच्छा ये भी 25 नहीं, हाँ ये भी 25 हो जाएगा और ये भी 25 हो गया। 25,000 और 2 जनरल पीएल। अच्छा 13 हो रहा है। 13 माइनस 25 कितना होगा? 12,000 बैलेंसिंग फिगर। ये जनरल पीएल आ गया 12,000। तो ये हम लोगों ने किया कि इनवॉइस कर रहा है गुड्स को पटना ब्रांच में एट कॉस्ट में कर रहा है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डिपार्टमेंट में देखा था कि कॉस्ट में भी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर सकता है और इनवॉइस प्राइस पे भी कर सकता है। सिमिलरली ब्रांच के केस में भी हो सकता है कि हेड ऑफिस अपना स्टॉक ब्रांच को कॉस्ट में ट्रांसफर करे या फिर उसमें प्रॉफिट लगा के भी ट्रांसफर कर सकता है। ये देखो, ये क्वेश्चन देखने से समझोगे। देखो क्या लिखा हुआ है। एक्स लिमिटेड हैज इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली। एक्स लिमिटेड कंपनी का नाम है, ठीक है। वो हेड ऑफिस को गुड्स, एक्स लिमिटेड का जो हेड ऑफिस है दिल्ली में, वो मुंबई ब्रांच को गुड्स सेंड कर रहा है। supplied goods to its branch at cost plus 33 and 1/3%। वो जब स्टॉक सेंड कर रहा है अपने ब्रांच को तो कॉस्ट और उस पर प्रॉफिट लगा के सेंड कर रहा है। फ्रॉम द पर्टिकुलर गिवन बिलो प्रिपेयर ए ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो बताओ कि ये कौन सा ब्रांच है, मतलब डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? फॉरेन तो नहीं है, वो तो मतलब नाम दिल्ली मुंबई ये सब देख के समझ जा रहे हैं हम लोग कि ये फॉरेन ब्रांच है नहीं, ठीक है तो ये अपना डोमेस्टिक ब्रांच, मतलब इनलैंड भी बोलते हैं इसे, इनलैंड, इनलैंड या फिर डोमेस्टिक। लेकिन बताओ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट है ना। डिपेंडेंट है। और कौन सा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग फॉलो करेंगे? जो लैंग्वेज पढ़ा उससे हम लोगों को क्या लग रहा है? फाइनल अकाउंट्स मेथड, डेटर मेथड या फिर स्टॉक एंड डेटर मेथड? क्योंकि क्या लिखा हुआ है देखो, प्रिपेयर करना है ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स जब ट्रेडिंग बोलेगा, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स मतलब इसमें क्या क्या आता है? ट्रेडिंग, टी लिख दिया मैंने, पीएल और बैलेंस शीट। अब क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट नहीं बोलेगा वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट मिलके ही तो फाइनल अकाउंट्स होता है। तो कहीं पर भी अगर ट्रेडिंग पीएल का बात आए तो इसका मतलब फाइनल अकाउंट्स ही बोल रहा है। और पीएल ना भी बोले तो पीएल हम अगर डेटा रहेगा तो हम लोग करेंगे, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि अभी ट्रेडिंग पीएल तो एक ही साथ होता है, लेकिन देखते हैं क्या डेटा अवेलेबल है, उस हिसाब से हम लोग पीएल कर पाते हैं या फिर नहीं। तो फाइनल अकाउंट्स मेथड, ठीक है। तो देखो क्या क्या सेंड किया है हेड ऑफिस और ब्रांच के अंदर, क्या ट्रांजैक्शन हुआ है। ओपनिंग स्टॉक I.P यानी इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मतलब जिस प्राइस में हेड ऑफिस सेंड कर रहा है ब्रांच को अपना स्टॉक, कौन से प्राइस में सेंड कर रहा है? कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3%। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपीज का कोई भी स्टॉक है तो हेड ऑफिस उसको कितना प्राइस में सेंड कर रहा है? 133.33%। मतलब ये देखो 33.33% का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्लस लिखा हुआ है 33 एंड 1/3%। तो इसका मतलब कॉस्ट अगर 100 हो जाएगा तो इस पे प्रॉफिट कितना लगाना पड़ेगा? 33 एंड 1/3%। अब इसका मतलब क्या क्या होता है देखो, इसका मतलब सिंपली 1/3 होता है। कैसे? 33 एंड 1/3% मतलब इसको पहले सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 33 इंटू 3, इसके साथ ये इंटू हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, तो कितना होगा बताओ? 33 एंड 1/3 मतलब कितना होता है? हम बोलो जैसे 2 एंड 1/3 मतलब कितना होता है, वही पूछ रहे हैं। 7/3 होता है ना इसका मतलब, 3 इंटू 2 प्लस 1, तो ये कितना होगा? 33 11/3 12/3 सॉरी। नहीं 12/3 नहीं, 33 इंटू 3 ये तो 99 हो रहा है ना, 100/3 होगा। 33 एंड 1/3, 33 इंटू 3 तो 99 होता है। 99 प्लस 100, 100/3%। अब परसेंट इसके साथ चल रहा है। अब जैसे 5% मतलब कितना होता है? 5/100। 5% मतलब 5/100। सिमिलरली 100/3% मतलब
100/3 whole divided by 100, 100/3 whole divided by 100, just like 5%, 5% means 5/100, तो 100/3% मतलब 103/100। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100/3 इंटू ये 100 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा 1/100, तो 1/3 आ गया। तो इसीलिए 33 एंड 1/3 को हम लोग सिंपली 1/3 कह सकते हैं, ठीक है। ये 1/3 हम लोग इस तरह से इसे चेंज कर सकते हैं, तो ऐसे हम लोग इसे यूज कर पाएंगे। 33 एंड 1/3 मतलब 1/3। तो अब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, देखो लैंग्वेज क्या था कि कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3% प्रॉफिट लगा के भेजा जा रहा है, तो 100 रुपीज के ऊपर 1/3 प्रॉफिट, क्योंकि अभी मैंने देखा कि 33 एंड 1/3 मतलब 1/3 होता है, तो 100 प्लस। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जैसे ही 100/3 करोगे ना तो अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, ये देखो 33.3333 ऐसे चलेगा, तो ठीक है। अब इतना सारा तो लिखना नहीं है हमें, 133.33, ठीक है, 133.33 यानी 100 रुपए का स्टॉक हेड ऑफिस अपने ब्रांच को 133.33 रुपीज में सेंड करेगा, इसका मतलब ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को रिटर्न किया है, वो भी इनवॉइस प्राइस, क्योंकि उसके लिए तो सारा चीज इनवॉइस प्राइस ही है, क्योंकि उसे जो भी स्टॉक मिला है वो 133.33 में है। और हमें ये इनवॉइस प्राइस ब्रैकेट में क्यों बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि जो डेटा यहाँ पर है वो सारा का सारा इनवॉइस प्राइस में है, जो डेटा यहाँ पर है वो सारा का सारा इनवॉइस प्राइस में है। तो ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस में है, गुड्स सेंड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस में है, रिटर्न टू हेड ऑफिस यानी ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया। सेल्स में कैश सेल क्रेडिट सेल, अब इसमें कभी भी इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट नहीं आएगा, इसमें क्यों आएगा, ये तो मार्केट में कस्टमर को सेल किया है, किसने सेल किया है, ब्रांच ने सेल किया है, तो ये अपना सेल प्राइस दिखाएगा। सेल प्राइस कैसे इसने डिसाइड किया होगा, ये 133.33 में इसने खरीदा होगा, फिर इस पे प्रॉफिट लगा, मतलब हेड ऑफिस से ट्रांसफर लिया है, फिर इस पे प्रॉफिट लगा के बेचा होगा, तो ये सेल प्राइस हो गया। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर दिया हुआ है कितना, 10,000। क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है कितना, 60,000। इट इज एस्टिमेटेड दैट 2% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड आर लॉस्ट थ्रू नेचुरल वेस्टेज, ठीक है, नेचुरली 2% स्टॉक लॉस हो गया है। तो हमारा दो तरह का लॉस हो सकता है बिजनेस में, एक नॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस जो गुड्स के इनहेरेंट नेचर के लिए होता है, जैसे कि मान लो पेरिसेबल गुड्स, जिसे हम लोग कितना भी अच्छे तरह से रखें वो खराब होगा ही होगा, जैसे वेजिटेबल्स हो गया या फिर फ्लावर्स हो गया, फिश वगैरह हो गया, ये सारा चीज, ठीक है। इसके अलावा भी जो नेचुरल उपाय से वेस्टेज हो जाता है, जैसे कि मान लो नेप्थोलिन वगैरह है, नेप्थोलिन को बाहर रखोगे वो एयर के जैसे ही कंडक्ट में आएगा वो छोटा होते जाता है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। या फिर मान लो अगर हम लोग ऑयल टाइप ऑफ कुछ चीजों का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लो सरसों का तेल है बेच रहे हैं, तो अभी तो पाउच में आता है या फिर मान लो बॉटल में आता है तो अलग बात है, लेकिन जब वो टीना से एक जगह से और एक जगह डाला जाता है कंटेनर में, जहां फैक्ट्री में वो प्रोडक्शन होता है, तो वो थोड़ा बहुत गिरेगा ही गिरेगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। या फिर मान लो अगर हम लोग कुछ कांच की चीज का बिजनेस कर रहे हैं, जैसे ग्लास प्रोडक्ट जो होता है वो एक दो टूट ही जाता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर पूरा मान लो एक पेटी कांच का ग्लास लेके आ रहे हो, कांच का ग्लास का बिजनेस है, वो बेचते हो कांच का सारा चीज, तो एक पेटी में एक आधा टूट ही जाता है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन अगर सारा का सारा टूट गया, ये अब नॉर्मल लॉस है, यानी तुमने सही तरह से उसे मेंटेन नहीं किया। सिमिलरली अगर बुक्स वगैरह का बिजनेस होता है, एक दो पेज प्रिंटिंग में खराब हो ही जाता है, तो इसका मतलब तो ये नहीं जितना लॉट में बुक्स लियो सारा खराब निकले, वो तो बेकार हो गया, इसका मतलब तुमने देखा ही नहीं है खरीदने के पहले, वो अलग चीज है। तो नॉर्मल लॉस बिजनेस में क्या होता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एबनॉर्मल लॉस जो होता है जो कि हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, मतलब हम लोग चाहे तो उसे रोक सकते हैं, जैसे कि चोरी हो जाना, चोरी हो जाने को यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे, क्योंकि अगर हम लोग उसे ठीक तरह से सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखते तो चोरी नहीं होता, ठीक है। या फिर आग लग जाना, तो अगर हम लोग आग लगना तो कोई नॉर्मल बात है नहीं कि हाँ चलो आग लग गया, नॉर्मल बात है, ये एबनॉर्मल बात है, ठीक है। अगर हम लोग सही तरह से ध्यान रखते तो शायद आग नहीं लगता, तो दैट इज नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस का बात हो गया। अब रहा नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है और एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या होता है।
नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल लॉस कस्टमर से रिकवर है, वो सबका होता है, हर एक बिजनेसमैन का होता है। अगर हम फ्लावर का बिजनेस कर रहे हैं और तुम लोग भी कर रहे हो, तो तुम लोग का भी फ्लावर जो है वो खराब होगा, पेरिस्ड गुड्स है, मेरा भी होगा, ठीक है। इसीलिए जो नुकसान है वो हम लोग कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमारा मार्केट प्राइस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन मान लो मैंने इतने खराब तरीके से फ्लावर को मेंटेन किया है कि मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो गया, और नेक्स्ट दिन जब हम फ्लावर बेचने जा रहे हैं तो उसे बहुत ज्यादा महंगा करके बेच रहे हैं, क्योंकि मेरा लॉस हो गया और हम सोच रहे हैं वो कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं। लेकिन तुम लोग मार्केट में उतने ही प्राइस में बेच रहे हो कि जो नॉर्मल प्राइस है, तो ऑब्वियसली कस्टमर तुम लोगों के पास जाएगा। अगर मेरे गोडाउन में आज चोरी हो जाता है, मेरा मान लो चावल का बिजनेस है, तो क्या हम 50 रुपए किलो वाला चावल 60 रुपए किलो में बेचेंगे तो कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, क्योंकि मार्केट में 50 रुपए किलो में बिक रहा है वही चावल। मेरा एबनॉर्मल लॉस हम कभी कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन मेरा नॉर्मल लॉस हम कस्टमर से रिकवर कर सकते, क्योंकि ये सब कोई करता है, इसीलिए मार्केट में उस वजह से प्राइस कभी अप एंड डाउन नहीं होता है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस की वजह से अगर हम अपना प्राइस बढ़ा रहे हैं तो ये गलत बात है, मेरा सेल गिर जाएगा, सेल लो हो जाएगा। तो इसीलिए नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना होता है, जबकि एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसके बाद ये और क्या बताया है, बस और तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन यही तक है। तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाते हैं। चलो, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहा है, तो ट्रेडिंग बना रहे। देखो बोल रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, इसके आगे वाले में शायद ट्रेडिंग एंड पीएल बोला था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ट्रेडिंग एंड पीएल बोला था, इसलिए पीएल भी बनाए थे। यहाँ बोल रहा है सिर्फ ट्रेडिंग बनाओ, तो सिर्फ ट्रेडिंग बनाएंगे। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है? ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे है 40,000, इनवॉइस प्राइस पे है 40,000। लेकिन एक बात बताओ, इनवॉइस प्राइस मतलब इसमें कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। अब ये अकाउंट कौन बना रहा है? हेड ऑफिस बना रहा है अपने बुक्स में। किसका? जो इसका ब्रांच है दिल्ली ना, क्या था, मुंबई, मुंबई हेड ऑफिस है। इट हैज हेड ऑफिस इन दिल्ली एंड एट अ ब्रांच इन मुंबई। अच्छा, मुंबई का, मुंबई में जो ब्रांच है उसका अकाउंटिंग बना रहा है दिल्ली में जो हेड ऑफिस है वो। तो उसे तो पता है ना कि इस ओपनिंग स्टॉक का प्राइस 40,000 नहीं है, इस ओपनिंग स्टॉक का प्राइस कितना है, इस पे प्रॉफिट लगा हुआ है। तो प्रॉफिट को एलिमिनेट करके ये स्टॉक का ट्रू वैल्यू यहाँ पर दिखाएगा, तब उसे ट्रू ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। नहीं तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो ज्यादा शो होगा या मतलब गलत शो होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि ये ओपनिंग स्टॉक जो है इसमें से स्टॉक रिजर्व हम लोग कट करेंगे, जैसे कि डिपार्टमेंट में करते हैं। इसीलिए कट करेंगे क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो मुंबई में है वो तो दिल्ली का ही एक पार्ट है, वो कोई अलग ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। और दिल्ली वाले को ये पता है कि उसने कितना प्रॉफिट लगा के भेजा था। तो जब हम अपने बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट निकालना चाहेंगे तो वहां से मेरा खुद का लगाया हुआ, यानी हेड ऑफिस का खुद का लगाया हुआ प्रॉफिट हेड ऑफिस क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। तो इसे हम लोग लोडिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, इस वर्ड को लोडिंग भी बोलेंगे। अगर तुम लोगों ने पहले कभी भी कंसाइनमेंट किया होगा तो वहां भी ये कंसेप्ट आता है। डिपार्टमेंट में हर जगह एलिमिनेट नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि वहां पर सिर्फ स्टॉक में इंक्लूडेड होता है लेकिन यहाँ पर हमें इंडिविजुअली हर जगह एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक है 40,000, तो यहाँ पर लोडिंग, लोडिंग यानी जो प्रॉफिट है वो कितना है ये देखना पड़ेगा। तो देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो जो हेड ऑफिस है वो किस तरह से भेजता है, कॉस्ट, प्रॉफिट और इनवॉइस प्राइस, ठीक है, इनवॉइस प्राइस। तो कॉस्ट अगर 100 होता है तो 33.33 प्रॉफिट लगा के 133.33 में सेंड करता है। तो अब हमें क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक पे लोडिंग यानी प्रॉफिट निकालना है। तो ओपनिंग स्टॉक का इनवॉइस प्राइस है 40,000, तो बताओ प्रॉफिट कितना होगा। इस तरह से यूनिटरी मेथड कर लो। अगर 133.33 में प्रॉफिट है 33.33, तो 1 में कितना हो जाएगा, 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33, तो 40,000 में कितना प्रॉफिट होगा, 33.33
डिवाइडेड बाई 133.33 इंटू 40,000। तो बताओ कितना होगा, देखो 33.33 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाई 133.33। अच्छा 9999 आ रहा है। और इसका और एक टेक्निक भी हम बताते हैं कि कैसे हम लोग राउंड ऑफ फिगर ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, तुम लोग के पास तो कैलकुलेटर होगा ही, ठीक है। कैलकुलेटर में तुम लोग को करना क्या है, देखो हम जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे करो। ये जो 33.33 है ना, ये बेसिकली कैसे आया 33.33333, ये तो कैलकुलेटर में पूरा इतना सारा डेटा चल ही रहा था, मतलब अनलिमिटेड है ना, वो चल रहा है, इनफाइनाइट है। तो कैसे करोगे, लिखो 33.333 तब तक लिखते जाओ जब तक कैलकुलेटर के स्क्रीन में वो ले रहा है। 33.3 ये पॉइंट के बाद जो 3 है उसे उतना बार लिखो जितना बार कैलकुलेटर का स्क्रीन उसे ले पा रहा है। तो मेरे कैलकुलेटर में कितना बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार हो रहा है। फिर डिवाइड करो 133 पॉइंट फिर 33 उतना बार लिखते जाओ जब तक कैलकुलेटर का स्क्रीन ले रहा है, 10 बार लेगा, ठीक है। इनटू अगर 40,000 करोगे बिना अप्रोक्सीमेशन के 10,000 आएगा, देख सकते हो। ये कॉस्टिंग में भी फॉलो करना पड़ेगा, जब कॉस्टिंग में ऐसा चीज आएगा। ये अकाउंट्स में हर जगह हम लोग फॉलो कर सकते हैं, हर जगह ये फॉलो करेंगे। हाँ 10,000 आना चाहिए, अप्रोक्सीमेशन का कोई चक्कर नहीं रहेगा। अब ये कब फॉलो करना है, जब सिमिलर डेटा हमें इस तरह से दिखे, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि 3 दिख रहा है, ऐसे मान लो 2 3 इस तरह से भी अगर है तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। मतलब एक सीक्वेंस के साथ अगर सिमिलर डेटा अनलिमिटेड टाइम रह रहा है तो हम लोग उसे इस तरह से ट्रीट करेंगे ताकि हमें अप्रोक्सीमेशन से मतलब अप्रोक्सीमेशन का जो प्रॉब्लम है उसे हम लोग एलिमिनेट कर सके। उसके लिए ये वाला फॉलो करेंगे। मतलब लिखना तो उतना ही है, फिजिकली उतना लिखोगे, लेकिन कैलकुलेटर में जब करोगे तब 10,000 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में जब करोगे तो वो 0.33 यूज करना है, यहाँ लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ 2 डेटा लिखोगे काफी है। तो 10,000 यानी 40,000 का जो स्टॉक है उसमें लोडिंग है 10,000, तो कितना आ जाएगा, एक्चुअल स्टॉक का वैल्यू 30,000। नेक्स्ट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो हेड ऑफिस लिखेगा उसने कितना स्टॉक भेजा है, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 2,50,000, ये भी है लोडिंग में, मतलब इनवॉइस प्राइस सॉरी। तो लोडिंग निकालो इसका भी। सिमिलर तरीके से निकालो, 2,50,000 में कितना लोडिंग है, वन 33.33 में अगर 33.33 है, 1 में 33.33, तो 2,50,000 में कितना होगा। और जैसे अभी मैंने कहा 33 को यूज करना है, उसी तरह से करो तो अप्रोक्सीमेशन नहीं आएगा। $2,50,000 और एक जीरो होगा, इंटू 33.3333 जब तक कैलकुलेटर लेगा, डिवाइडेड बाय 133.3333। तो कितना आ रहा है, अच्छा यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें रिटर्न भी तो माइनस करना था। रिटर्न माइनस करने के बाद करेंगे, नहीं तो 2 बार निकालना पड़ेगा। रिटर्न लेस कर देते हैं, 10,000 रिटर्न पहले लेस करते फिर कैलकुलेट करेंगे। एक मिनट, पहले रिटर्न लेस कर देते, नहीं तो 2 बार लोडिंग निकालना पड़ेगा, रिटर्न का भी अलग से निकालना पड़ेगा। तो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच लेस कर देते हैं रिटर्न। रिटर्न देखो 10,000 का है, रिटर्न देखो 10,000 का, 10,000 का रिटर्न हुआ है, तो फिर कितना हो जाएगा 2,40,000 नेट जो ट्रांसफर है। अब यहां से लेस कर देंगे लोडिंग, तो 2,40,000 का डिटेल्स हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 2,50,000 के जगह 2,40,000 कर लो। $2,40,000 तो कितना आएगा देखो, 2,40,000 इंटू 33.3333 जब तक कैलकुलेटर ले रहा है, डिवाइडेड बाई 133
0.3333 60,000, ठीक है 60,000 आ गया लोडिंग, ठीक है लोडिंग 60,000 आ गया। ये प्रॉफिट या फिर लोडिंग बोल दो, ठीक है लोडिंग। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारा 60,000, तो इसमें लोड है 60,000। तो 2,40,000 माइनस 60,000 1,80,000 1,80,000 1,80,000 हाँ। अच्छा अब सेल्स है, सेल्स में तो कुछ इनवॉइस का बात नहीं होता है, वो तो अपना सेल प्राइस में होता है। तो सेल्स कैश क्रेडिट 1 लाख और 3 लाख, तो टोटल हो गया 4 लाख। रिटर्न तो कुछ नहीं था, अगर रिटर्न होता तो यहाँ पर भी लेस करना पड़ता। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, तो ये तो पीएल में जाएगा, ये तो ट्रेडिंग का डेटा नहीं होता है। डिस्काउंट अलाउड तो पीएल में जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक 60,000, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक 60,000 लेस करेंगे लोडिंग। अब कैसे कैलकुलेट करें, फिर से 60,000 में लोडिंग कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर दिखा सकते हैं, देखो यहाँ दिखा सकते हैं कि अगर 133.33 में लोडिंग है 33.33, ठीक है तो 60,000 में कितना हो जाएगा 33.33 डिवाइडेड बाई 133.33 इंटू 60,000। फिर से वही सिमिलर सिस्टम में 33.33 जब तक कैलकुलेटर लेगा इंटू 60,000 डिवाइडेड बाई 133.33। तो ये अप्रोक्सीमेशन तो आ रहा है, लेकिन फिर भी 0.999 इस तरह से आ रहा है। तो 1,50,000 नहीं, कितना आ रहा है 1,50,000 नहीं 15,000 आ रहा है 15,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 15,000 लोडिंग हो जाएगा 15,000। तो ये 45। अच्छा ये और एक तरह से भी हम लोग लोडिंग को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने 1/3 समझाया था, वो भी शॉर्टकट एक बार देख लो। कॉस्ट अगर 100 है तो प्रॉफिट कितना है परसेंटेज 1/3 है, ठीक है 1/3 प्रॉफिट है। और इनवॉइस प्राइस फिर कितना हो जाएगा 100 प्लस 33.33। तो अगर प्रॉफिट 1/3 है इसका मतलब 1 रुपीज प्रॉफिट है और ये कॉस्ट के ऊपर है, तो 3 रुपीज क्या है कॉस्ट है। ये ऐसा हम लोगों ने इसके पहले ब्रांच सॉरी डिपार्टमेंट में भी किया था। तो अगर सेल प्राइस फिर कितना होगा 1/4 है ना 1 रुपीज 1/4। तो इससे भी हम लोग फटाफट कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेल की जगह इसे इनवॉइस प्राइस लिखना पड़ेगा एक्चुअली, मतलब जो सेंट प्राइस है हेड ऑफिस के थ्रू डिपार्टमेंट का, ये प्रॉफिट है। हेड ऑफिस 1 रुपया प्रॉफिट लगा रहा है और 4 रुपए में सेंड कर रहा है। तो ये सेल प्राइस हम लोग लिख सकते हैं एक बार समझने के लिए कि हेड ऑफिस का सेल प्राइस है टूवर्ड्स ब्रांच, तो 1/4 से भी हम लोग कर सकते हैं। 1/4 अगर लगाएंगे क्योंकि ये सारा सेल प्राइस है, 1/4 लगाओ इस पे देखो 10,000 आ जाएगा। अच्छा इस पे 1/4 लगाओ देखो 60,000 आ जाएगा। अच्छा इस पे 1/4 लगाओ देखो 15,000 आ जाएगा। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। मैंने दोनों तरह से ही बता दिया कि कैसे मतलब लॉजिक क्या है। तो इस तरह से इनवॉइस प्राइस के साथ हम लोग यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। अदरवाइज जो 1/3 अभी हम लोगों ने सीखा था उसके हिसाब से अगर प्रॉफिट 1/3 है ऑन कॉस्ट तो सेल के ऊपर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपया प्रॉफिट और 3 रुपया कॉस्ट मतलब 1/4। तो 1/4 सेल प्राइस। अब फिर से वैसे ही डिपार्टमेंट की तरह सोचना है कि एक सेलर डिपार्टमेंट एक परचेजर, वैसे ही हेड ऑफिस सेलर है और ब्रांच जो है वो परचेजर है। तो ब्रांच के पास कितने रुपए का स्टॉक है 40,000 का, और इस पे प्रॉफिट कितना लगा हुआ है ये सेल प्राइस है, क्योंकि ये ब्रांच का वैल्यू है। तो ये 1/4 से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। और नॉर्मल लॉस का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, ये मैंने जो भी बताया ये जो है इट इज एस्टिमेटेड that 2% of goods received are lost through normal wastage। जैसे अभी हम लोगों ने पिलफिरेज ऑफ स्टॉक का ट्रीटमेंट किया था, बिकॉज वो एबनॉर्मल लॉस था तो उसका ट्रीटमेंट होता है। जो नॉर्मल लॉस है उसका ट्रीटमेंट करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, तो देखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना आता है 4,45,000 और ये 30 और 1,80,000।
2,35,000। $2,35,000 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, इसका ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है क्योंकि ये पीएल में होगा। अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने बोला जाता तो हम लोग ये बाई ग्रॉस प्रॉफिट कर देते, और 2 डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर बोल के अगर हम लोग 10,000 दिखा देते तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता 2,25,000, और जो लॉस है ड्यू टू नॉर्मल वेस्टेज उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये है इलास्ट्रेशन 3, ठीक है। ये एक बार हम समझा देते हैं, इसे हम तुम लोगों को होमवर्क देंगे, ठीक है। एक बार जस्ट डिस्कस कर देते हैं। वाई लिमिटेड विथ इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली इनवॉइस्ड, ये भी इनवॉइस का है, नॉर्मली इनवॉइस का ही सम्स आने का चांसेस रहता है। इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स ब्रांच एट पटना एट 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस। तो ये कैटलॉग प्राइस वगैरह क्या होता है, इसका हम एक बार डेटा तुम लोग को कैलकुलेट करके दे देते हैं ताकि तुम लोग इसे कर पाओ। तो ये हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच पटना में जो है उसे सेंड करता है 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50%। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, ये डिस्कशन समझ जाने से तुम लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे। इलस्ट्रेशन 3, तो दिल्ली से स्टॉक पटना जा रहा है, मतलब दिल्ली हेड ऑफिस है, पटना ब्रांच है। अच्छा, तो इनवॉइस्ड कर रहा है पटना ब्रांच को 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस, तो इसे कितने में देगा, 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस। तो जो कैटलॉग प्राइस है उससे 20% लेस में पटना ब्रांच को भेज रहा है कैटलॉग प्राइस विच इज कॉस्ट प्लस 50%। तो कैटलॉग प्राइस कितना है, तो फिर कैटलॉग प्राइस है, यहाँ पर लिखते हैं कैटलॉग प्राइस कितना हो जाएगा, कैटलॉग प्राइस हो जाएगा, देखो बोल रहा है कि विच इज कॉस्ट प्लस 50%। तो कॉस्ट अगर यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कॉस्ट अगर 100 है तो कैटलॉग प्राइस 100 प्लस 50%, यानी 100 का 50% यानी 150। तो कैटलॉग प्राइस कितना हो जाएगा, कैटलॉग प्राइस हो गया 150, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 100। अब बोल रहा है कि पटना को भेजा जाता है 20% लेस देन द कैटलॉग प्राइस, तो पटना ब्रांच को कितने में सेंड हो जाएगा एट कैटलॉग प्राइस से 20% कम में, तो 150 का 20% कम कर दो तो 120 हो जाएगा, ठीक है, 120 हो जाएगा। ये आ गया। अब आगे क्या बोल रहा है देखो, विथ इंस्ट्रक्शन दैट कैश सेल वेयर टू बी मेड एट इनवॉइस प्राइस, और पटना ब्रांच को बोल दिया है कि तुम कैश सेल करो, ठीक है, कैश सेल करो, लेकिन कितने में, इनवॉइस। हाँ, 150 का 20% तो 130 होगा ना, 150 पटना का ब्रांच 20, रिसीव्ड एट 150 इंटू 20% कितना हो रहा है, 150 इंटू 20% 30 हो रहा है, ये माइनस है ना, और फिर 150 परसेंटेज, माइनस, मुझे लगा 20 है हाँ नहीं परसेंटेज है। 20%, हाँ तो 120 आएगा। अच्छा, और कैश सेल करने के लिए किस हिसाब से कहा है, देखो बोल रहा है कि कैश सेल करो तुम लेकिन इनवॉइस प्राइस में, और क्रेडिट सेल करो कैटलॉग प्राइस लेस डिस्काउंट एट 15% ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट, ठीक है। तो बोल रहा है कि कैश सेल करो और क्रेडिट सेल करो, दोनों तरह का सेल करो, ठीक है, लेकिन कैश सेल इनवॉइस प्राइस पे करो और क्रेडिट सेल कैसे करना है, एट कैटलॉग प्राइस लेस डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन प्रॉम्प्ट पेमेंट। कैटलॉग प्राइस पे क्रेडिट सेल करो लेकिन 15% डिस्काउंट दे सकते हो अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट है। यही वाला चीज मुझे समझाना है, ये हम समझा देते हैं। देखो बोल यहाँ पर इसका मतलब फिर से एक बार पूरा चीज बताते हैं। दिल्ली में हेड ऑफिस है, पटना में ब्रांच है। दिल्ली हेड ऑफिस स्टॉक सेंड करता है पटना ब्रांच को सेल करने के लिए, और किस तरह से सेंड करता है, जो कैटलॉग मतलब जो लिस्ट एक बना हुआ रहता है ना, लिस्ट प्राइस जो है इन लोगों का, हेड ऑफिस में जो कैटलॉग बना हुआ है उस कैटलॉग में जो भी प्राइस है
उससे 20% कम में सेंड करता है। और कैटलॉग प्राइस क्या बना के रखा है दिल्ली हेड ऑफिस ने कि अगर हम कोई भी स्टॉक को 100 रुपीज में खरीदेंगे तो उस पे हम 50% का प्रॉफिट लगाएंगे। यानी हेड ऑफिस अपना जो कैटलॉग बना के रखा है वहां पर 100 रुपए के स्टॉक को 150 दिखा के रखा है। दैट इज द कैटलॉग प्राइस। अब ये जब अपने ब्रांच को भेज रहा है तो कैटलॉग प्राइस में नहीं भेज रहा है, कैटलॉग प्राइस से 20% कम करके भेज रहा है, यानी 120 रुपीज में भेज रहा है। तो जिसमें भेज रहा है वो इनवॉइस प्राइस होता है। यानी पटना ब्रांच का जो हेड ऑफिस से जो स्टॉक आ रहा है वो कितने में आ रहा है, 100 रुपए का स्टॉक 120 में आ रहा है पटना ब्रांच के पास, ठीक है। और पटना ब्रांच को इंस्ट्रक्शन है कि कैश क्रेडिट दोनों तरह का सेल करो, बट कैश सेल 120 में करो, यानी इनवॉइस प्राइस पे करो जो कि 120 आ रहा है, और क्रेडिट सेल भी करो लेकिन कैटलॉग प्राइस पे करो, और कैटलॉग प्राइस है 150। इसमें भी डिस्काउंट दे सकते हो 15%। कब दोगे, अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट होगा। अब प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब क्या है, ऐसे भी कस्टमर होते हैं जैसे बैड डेप्ट वाले कस्टमर होते हैं ना, जो कि पैसा नहीं दे पाते हैं, मतलब नहीं दे नहीं पाते हैं, या फिर उन्होंने बदमाशी से नहीं दिया, ठीक है, तो दैट इज बैड डेटर। लेकिन ऐसे भी डेटर होते हैं जो टाइम के पहले ही, मतलब मान लो 1 महीने बाद देना था पेमेंट, अभी 20 दिन हुआ कि नहीं, वो लोग पेमेंट देने आ गए, तो इसे बोलते हैं अर्ली पेमेंट, दैट इज प्रॉम्प्ट पेमेंट। अगर कोई कस्टमर ऐसा करेगा तो एज ए गुड बिजनेसमैन हमें उन्हें डिस्काउंट देना चाहिए, नहीं तो वो दूसरे टाइम क्यों करे। अगर 30 दिन बाद देने पे मेरा जो पेमेंट करना है 20 दिन बाद देने पे भी मुझे उतना ही पेमेंट करना है, तो ऑब्वियसली कस्टमर 30 डेज में शिफ्ट हो जाएगा। तो प्रॉम्प्ट पेमेंट का मतलब है कोई अगर अर्ली पेमेंट करता है तो उसे डिस्काउंट और भी मिल जाएगा, तो 15% डिस्काउंट मिलेगा अगर कोई अर्ली पेमेंट करेगा। तो अर्ली पेमेंट का बात तभी आएगा जब कैश के अलावा क्रेडिट सेल होगा। क्रेडिट सेल होगा तभी ना पेमेंट ड्यू है तभी ना कस्टमर को हम लोगों ने एक टाइम दिया होगा 1 मंथ का, वो 1 मंथ के पहले ही पेमेंट कर रहा है, तभी प्रॉम्प्ट पेमेंट का कंसेप्ट आएगा। तो ये एक कंसेप्ट हुआ। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या आइडेंटिफाई किया, कॉस्ट प्राइस क्या है, कोई भी एक स्टॉक का अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो कैटलॉग प्राइस 150 है और इनवॉइस प्राइस 120 है। और जो ब्रांच है उनके पास ये इंस्ट्रक्शन है कि इनवॉइस प्राइस पे कैश सेल करो और कैटलॉग प्राइस पे क्रेडिट सेल करो। अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट देना है तो 15% प्रॉम्प्ट पेमेंट दे सकते हो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013 इन हेड ऑफिस बुक्स so as to show the actual profit and loss for the branch for the year, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस शो करने के लिए हमें ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोला है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो पता ही चल रहा है ये डिपेंडेंट ब्रांच है, क्योंकि ये सारा स्टॉक किससे ले रहा है, हेड ऑफिस से ले रहा है, और हेड ऑफिस इसका ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएल बनाएगा। तो ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट ब्रांच है। और कौन सा मेथड हो जाएगा, फाइनल अकाउंट्स मेथड। अब यहाँ पर देखो स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे, तो यहाँ से लोडिंग हटाना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट, डेटर नहीं आएगा क्योंकि ट्रेडिंग में कभी डेटर नहीं आता है। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस ये आ जाएगा, लेकिन इसमें से हमें लोडिंग हटाना पड़ेगा। कैश सेल, क्रेडिट सेल ये दोनों ही आ जाएगा। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ये तो कभी ट्रेडिंग या पीएल कहीं पर भी नहीं आने वाला। डिस्काउंट अलाउड टू डेटर ये भी नहीं आएगा। नहीं ये आएगा, पीएल में आएगा, यहाँ तो पीएल करने बोला है, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर आ जाएगा। एक्सपेंसेस ये भी पीएल में आ जाएगा। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस यानी हेड ऑफिस को रेमिट किया गया है 1,20,000, मतलब जो स्टॉक बिक गया है, कैश सेल और क्रेडिट सेल हुआ है, उसमें से हेड ऑफिस को रेमिट किया गया है 1,20,000, ठीक है। तो ये ना तो ट्रेडिंग में आएगा ना तो पीएल में आएगा। इसका हो सकता है कुछ हमारा ट्रीटमेंट करना पड़े, देखना पड़ेगा किस तरह से इसका ट्रीटमेंट हमें चाहिए। अभी फिलहाल ट्रेडिंग पीएल में तो नहीं आता है। डेटर, क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है, कैश इन हैंड, क्लोजिंग कैश इन हैंड दिया हुआ है, सारे बैलेंस शीट का डेटा है। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसे हमें यहाँ से भी लोडिंग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये सारा चीज अगर हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं तो हमें जीपी मिल जाएगा। इसके बाद क्या बोला, इट वाज फर्दर रिपोर्टेड दैट ए पार्ट ऑफ स्टॉक एट द ब्रांच वाज लॉस्ट बाय फायर नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। एक स्टॉक है जो कि लॉस हो गया फायर बट नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, तो ये क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा जितना स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर
whose value is to be ascertained and provision should be made for discount to be allowed to debtor। अब क्या बोला है देखो, ड्यूरिंग द ईयर whose values इज टू बी ascertained, मतलब जो स्टॉक जल गया है वो हमें नहीं दिया हुआ है, हमें बोला जा रहा है कि खुद से कैलकुलेट करके बताओ कि कितना स्टॉक जो है वो जल गया है, ठीक है, वो हमें खुद से कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास स्टॉक का बहुत सारा डेटा है, क्या क्या है, कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितना हम लोगों ने और भी स्टॉक लिया था, मतलब हेड ऑफिस ऐसे सोच सकती है कि पटना ब्रांच के पास कितना ओपनिंग स्टॉक था, कितना मैंने सेंड किया था, कितना उसने सेल कर दिया, कितना उसका क्लोजिंग स्टॉक हुआ। अब उसमें जो डिफरेंस मिलेगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे कि स्टॉक डिस्ट्रॉय बाय फायर, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक कितना था 12,000 था, गुड्स रिसीव्ड इतना हुआ, तो टोटल स्टॉक पता चल जाएगा, लेकिन इनवॉइस जो है इसमें लोडिंग लेस करके ही हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टॉक जो है पहले से कितना था, कितना और भी मिला, ठीक है, कितना बिक गया और कितना क्लोजिंग स्टॉक में, ये टैली हो जाना चाहिए दोनों साइड। अगर टैली नहीं हो रहा है, जितना डिफरेंस आ रहा है उतने का ही स्टॉक हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, और क्या बोला है, प्रोविजन शुड बी मेड फॉर डिस्काउंट टू बी अलाउड टू डेटर, यहाँ पर बोला था ना प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट देना है डेटर को, तो कितना डिस्काउंट दे उसका प्रोविजन कैलकुलेट करके हमें बताना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ ईयर्स ट्रेंड ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट। तो जैसे प्रॉम्प्ट पेमेंट 15% है, तो उस ट्रेंड को जारी रखते हुए 15% का ही ट्रेंड को जारी रखते हुए हमारा प्रॉम्प्ट पेमेंट पे डिस्काउंट कितना आएगा ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोग क्लास में नहीं किए, लेकिन मैंने डिस्कस किया है, तो तुम लोग चाहो तो कम से कम ट्रेडिंग तुम लोगों से ऑब्वियसली निकल सकता है, और बाकी कोशिश कर सकते हो, और नहीं होगा तो हम तो क्लास में करवाएंगे जरूर, ठीक है, तुम लोगों से हो तो भी करवाएंगे, नहीं हो तो भी तो मुझे करवाना ही है, लेकिन ऑब्वियसली ट्रेडिंग कोशिश करना, क्योंकि मैंने इतना कुछ समझाया तो थोड़ा दिमाग में रख के अगर ट्राई करोगे तो ट्रेडिंग बन जाएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क रहेगा, इलस्ट्रेशन 3 सिर्फ एक ही होमवर्क रहेगा और कुछ नहीं, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। हम